बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। वो ग्रे शिवर लाइट से टेक लगाए लामत ना ही सोचों में गुमती कि एकदम चौंक उठी। सड़क के किनारे से होंडा कार्ड एक झटके से रुकी। इसका फ्रंट डोर खुला और फिर अंदर से जो शख्स बरामद हुआ इसके बेपनाह और गैर मामूली हुस्न से साख्त कर दिया। इसकी निगाहें गोया इस पर जम गई। वो सियाह जीन्स और ब्लू चेकदार शर्ट में मलबूस था। एक तमकनत के आलम में इसने कार का दरवाज़ा बंद किया। इसके रेशमी ब्राउन बाल हवा के ज़ोर पर एक रिधम से ऊपर उठे। इसने स्याह गोगल्स चढ़ाए और सामने बने हुए सुपर स्टोर का ग्लास डोर खोलकर अंदर चला गया। वो एक मामूल की तरह गुमसुम इस मंजर की सारी जुज़ियात अपने अंदर उतार रही थी। पुरहजूम जगह, आती जाती ट्रैफिक, सड़क का किनारा और गुमसुम अबीरा अहमद अलवी। इर्द गिर्द की हर चीज़ से बेनियाज इसकी शख्सियत के शहर में गुम थी। स्टोर का ग्लास डोर खुला। अपने हाथों में पेप्सी का टिन थामे वो तेजी से होंडा कार्ट की तरफ बढ़ा। कार का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। कार का इंजन गुर्राया तो वह गोया होश में आ गई, जैसे किसी ख्वाब से चौंक उठी हो। वह भी तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वैसे हद नहीं हो गई एडी की बेखबरी। होंडा कार तेज़ी से ट्रैफिक के अज़्ताम में गायब होती जा रही थी। इसके जिस्म से जैसे जान निकली थी। इसने भी जल्दी से कार स्टार्ट की और इसके पीछे रवाना हो गई। आते जाते लोगों ने इसे इंतहाई हैरत के आलम में देखा। चंद देखने अजीबोगरीब इशारे भी किए, मगर वह न कुछ देख रही थी ना सुन रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। चारों नाचारी से अपनी कार रोकनी पड़ी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कार उड़ा कर ले जाए। रास्ता खुला, इसकी कार हरकत में आई, मगर वह स्याह होंडा कार अपना निशान खो चुकी थी। वो सड़क पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाती रही। इसने लाहौर की सारी सड़कें नाप डाली, मगर होंडा कार्ड का कहीं कुछ पता नहीं था। इसी लगा जैसे इसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार दी। वो खुद अपनी सोच पर हैरान थे। वैसे हद नहीं हो गई, होंडा देख के एड्डा ही पागल हो गई। इसका दराज का मकनातीसी कशिश का हामिल चेहरा, उठते हुए ब्राउन सिल्की बाल, इसकी पुरवकार शख्सियत, किसका एक एक नक्श इसकी निगाहों में जिंदा हो रहा था। इसके अंदर इसके लिए बेपनाह हुस्न को कैनवस पर बिखेरने की शदीद तरीन ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ ले रही थी। इसे तस्लीम करना पड़ा कि इसके अंदर ऐसा कुछ था जिसने इसे पहले किसी में नहीं देखा। वैसा क्या था ये तो वो नहीं जानती थी, मगर वो इसे अपनी नई पेंटिंग का मॉडल बनाना चाहती थी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड ओलंपिक्स में एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। ओल्ड कैंपस में ओल्ड ओलंपिक्स में तो फिटे मुरीज फाइन आर्ट इसका सब्जेक्ट था। इसकी पेंटिंग्स का असल मौजू कुदरती मनाज़र थे। स्केचेस बनाने की सलाहियत भी इसके अंदर बदरजा तो मौजूद थी। वो अजनबी पहली मर्दाना शख्सियत थी जिसे वो मॉडल बनाना चाहती थी। इतना मुकम्मल हुस्न इसकी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। वो मुल्क की एक नामवर सियासतदान और सन्नतकार की बेटी थी। मुसव्वरी की सलाहियत इसके अंदर बचपन से ही थी। इसकी मामा ने इसके रुझान को देखते हुए एफए में से फ़ाइन आर्ट रखवा दी थी। अच्छा जी, मैं क्या शायद वैसे अकल पैदल हो गई है, वो पेंटिंग पीछे पैदल हुई है। मॉडल के लिए ज़रूरी है कोई निगाहों के सामने, और हर वक्त इसकी निगाहों के सामने रहता था। एक दिन, 2 दिन, यहाँ तक कि 15 दिन गुजर गए, मगर वो मंजर झुका तो इसकी निगाहों के सामने मौजूद था। अचानक एक ख्याल ने इसे झंझोड़ कर रख दिया। वो तो इसकी निगाहों के सामने हर वक्त रहता, तो इसको अपना मॉडल क्यों नहीं बना सकती? वो अपने पेंटिंग रूम में चली आई। ये एक बहुत बड़ा हाल था जिसके दर दीवार पर मुख्तलिफ़ किस्म की मुसव्वरी के शैपारिया रास्ता थे। इसमें एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ थी, एक काउच भी था, बाकी तमाम हाल खाली था। इसने एक एज़ल संभाला, इस पर कैनवस फिट किया। पेंटिंग ब्रश हाथ में लेकर अपने ख्याल अंदाज में कैनवस को देख रही थी। इसने सोचा सबसे पहले वो इसकी आंखें पेंट करेगी। इसकी आंखें कैसी थी इसने सोचा। इसने याद करने की कोशिश की। हल्की सब्ज़ और कुछ कुछ नींद में डूबी आंखें। इसे बेख्तियार अमजद इस्लाम अमजद की नज़म के कुछ मिसरे याद है। अब तक तो जितनी भी गुजरी हैं कुछ चश्मों में गुजरी है, मगर ऐसी गहरी झीलें, ऐसे गहरे सागर पहली बार देखे। जब इसकी आंखें मुकम्मल होगी तो दम बखुद रहेगी। वो आंखें अपनी मकनातीसी कशिश समेत इसे देख रही थी। इसके आर पार उतर रही थी। वो सचमुच की जीती जागती आंखें महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद करके इसके नगूश को आवाज़ देती और रोशन हरफों की तरह वाज़ेह हो जाते। सुबह इसने पेंटिंग शुरू की और शाम को इसका पोर्ट्रेट तैयार हो गया। जब वो पेंटिंग रूम में होती थी तो कोई इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इसका पहला शाहकार था जो एक ही दिन में मुकम्मल हो गया था। माँ सदके जाए, कुड़ी तो ज़रूरत तो ज़्यादा ही दिमागो वेली हो गई। इसकी सारी कज़न्स इसके सर पर सवार थी। वो इसे ऑल पाकिस्तान पेंटिंग कंपटीशन में अव्वल आने पर ट्रीट मांग रही थी, जबकि वो इन्हें नज़रअंदाज के रिमोट कंट्रोल से चैनल पर चैनल बदल रही थी। तुम्हें पहला प्राइज़ मिला इसलिए हमें अवारी में डिनर दो। माँ हमने इसके हाथ से रिमोट छीन लिया। हाँ बीरा, तुम्हें फ़ौरन से पहले ट्रीट देनी चाहिए। इस वक्त से बाहर चाय की ट्रायली दिखे सीट थे, वहाँ चले। ओ थैंक्स चाची जी। जैनी ने फ़ौरन चाय का कप उठाते हुए लाना लगाया। ओके मामा जी, चलो उठो चुड़ैलो, 8 बज रहे हैं। अबीरा ने रिस्ट वॉच देखते हुए टीवी ऑफ किया और उठ खड़ी हुई। तैयार तो हो जो। माँ ने अपना मेकअप ज़रा चेहरा मज़ीद बिगाड़ा। अरे छोड़ो, ये तो ऐसी आफत लग रही है। फ़ायज़ा ने इसे तौसीफ़ी नज़रों से देखा। धागों की कढ़ाई से मज़य्यन बेबी पिंक कलर के सूट में बहुत सोबर और पुरकशिश लग रही थी। मेकअप से बेनियाज चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। ड्राइविंग सीट माहा ने संभाल ली। अबीरा फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठ गई। बाकी चारों पीछे बैठी हुई थी। अबीरा के अपने इन कज़न के साथ नज़रियाती इख्तलाफात थे। वो मगरबी तहज़ीब की दिलदादा थी, जबकि अबीरा अपनी वालदा की तरबियत की वजह से मशरक़ी इक़्तिदार को
अपनाए हुए थी। वो दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लेती थी। माँ अक्सर इस पर बेहुदा तबसरा करती, अबीरा डियर, अगर तुम पेंडुओं की तरह दुपट्टा ना ओढ़ो तो बल्कि दुपट्टा लो ही ना, तो तुम्हारे ये स्लिम फिगर लड़कों को पागल करके रख दे। इतनी बेहुदा और फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे जाती हैं? अबीरा चलकर कहती, इसे अपनी कज़न्स के बेहुदा हुलियों पर एतराज़ था। बगैर आस्तीन के गहरे कलर वाली टाइट सी शर्ट और चुस्त जीन्स में इनके जिस्मानी खदोखल जिस तरह उजागर होते थे, वो इनके लिए डूब मरने का मुकाम था। मगर जब इनके वालिदैन को इनके हुलियों पर एतराज़ नहीं था तो वो भला क्या कर सकती थी? वो सब बारी के डाइनिंग हॉल में एक मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर विराजमान थी। अबीरा डियर, मैंने तुम्हारे लिए खसूसी गिफ्ट लिया जो कमरा नंबर 337 में एक सरप्राइज़ के तौर पर मौजूद है। ये कमरा 2nd फ्लोर पर है, तुम ऊपर जाकर गिफ्ट देख लो, इतनी देर में डिशेस तैयार हो जाएंगी। वहाँ के होंठों पर मानी खेस मुस्कुराहट तैरी थी। गिफ्ट? और मेरे लिए? अबीरा ने बेयकीनी से अपनी तरफ इशारा किया। येस ऑफ कोर्स। माँ ने अपने लेयर कट बालों को पीछे झटका। इसके लिए मुझे बजरिए लिफ्ट ऊपर जाना पड़ेगा, अबीरा ने चिढ़कर कहा। बाकी सब एक दूसरे का मुंह तकने लगी। वो सब इस गिफ्ट के पस मंजर से अक्सर बेखबर थे, हैरत से माँ की तरफ देख रही थी। इसकी सस्पेंस फैलाने वाली बेहुदा आदत नहीं जाएगी, फ़ायज़ा ने मुंह बनाकर कहा। और बाकी आदत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अबीरा ने तंज़िया लहजे में कहा तो माँ चिढ़ गई। बाय द वे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक दुनिया में तुम ही हो नेकी की मुजस्सम तफसीर, मशरिक़ की बाहया देवी? हम बलगरी ठीक है, हमें मशरिक़ी देवी बनने का कतई कोई शौक़ नहीं। इसका तनफ़्फ़ुस गुस्से से तेज़ तेज़ चल रहा था। टेक इट ईजी प्लीज़, इन बातों का मौका नहीं है। जवेरिया ने सुलह की झंडी लहराई। नहीं जी, यही आपस में चित्रा चित्री होंदे रहंदे, फिर ट्रीट भी उहदे नाल लैण वास्ते आना ज़रूरी सी। तुम जाओ अपना सरप्राइज़ देखो, जैनी ने बीरा को टोका दिया। इसका सरप्राइज़? माय फुट, वो कंधे उचकाकर बोली। सोच लो, इस सरप्राइज़ का तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। माँ ने चुपते हुए लहजे में कहा। ओके, देख लेते हैं। अबीरा को एकदम ही ताव आ गया। वो लिफ्ट के जरिए 2nd फ्लोर पर पहुंची और कमरा नंबर 337 के सामने रुक गई। इसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। करख्त चेहरे वाली वो इंतहाई हसीन और जमील लड़की निचले दर्जे की कॉलगर थी। इसने एक दिन इसे गाड़ी में माह के साथ जाते देखा तो माह को तनबीह की वो इससे मिलने से गुरेज करे क्योंकि इसकी शोहरत अच्छी नहीं। माह ने बताया कि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड सारा और आज वही सारा इसके वालिद के साथ कमरा नंबर 337 में एक सरप्राइज़ की सूरत में मौजूद थी। ये सरप्राइज़ इसे माह ने दिया था और क्यों दिया था इसका जवाब मिल गया। बिलाशबा माह ने अपनी बेइज्जती का बदतरीन इंतकाम ले लिया था, मगर इस कदर घटिया अंदाज में कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो तेज़ी से नीचे पहुंची तो इसकी मेज़ पर खाना लग चुका था। वो मेज़ के करीब पहुंची, इसका तिमतमाता व सुर्ख चेहरा देखकर सब हैरत ज़दा रह गई, जबकि माह के अंदर ठंडक से उतर गई। माह मकबूल अहमद अलवी, लानत है तुम्हारी घटिया ज़हनियत और घटिया सरप्राइज़ पर। जैसे तुम हो ना, तो तुम्हारा सरप्राइज़ भी इतना ही घटिया होना चाहिए था। वो बुलंद आवाज़ में बोली तो कई लोगों ने इसे हैरत से देखा। ये कहकर वहाँ रुकी नहीं थी। तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए घर पहुँची। अपने कमरे में आकर इसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। रुका हुआ सैलाब बंद तोड़कर आंसू की सूरत बाहर उमड़ आया। दरवाज़ा खोलो बीरा, मैं हूँ तुम्हारी मामा। सबाहत की परेशान आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो इसके रोने में और तेज़ी आ गई। दरवाज़ा खोलो बेटा। बमुश्किल अबीरा ने उठकर दरवाज़ा खोला और बेसाख्ता सबाहत के गले लगी और फिर अबीरा ने सारा किस्सा तफसील से बता दिया। सबाहत की आंखों में माजी के खुशगवार दिन घूम गए जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स करी थी। किस कदर पुरसकून दिन थे। और इनका गाँव लाहौर के नज़दीकी वाक़या थे। इनके वालिद एक बहुत बड़े जागीरदार थे। मज़ारिन की ज़मीनों फसलें काश्त करते थे। इनसे हासिल होने वाली आमदन 3 अफराद पर मुश्तमिल इनके मुख्तसर कुंबे के लिए बहुत ज़्यादा थी। इनका घराना मजहबी और मशरक़ी रवायत का अमीन था। सबाहत के वालिद मुनीर हुसैन अलवी के वालिद के दरीना दोस्त थे। दोनों ने इस दोस्ती को मुस्तहकम करने के लिए सबाहत और मोइज़ का रिश्ता तय कर दिया। सबाहत दुल्हन बनकर मोइज़ विला में पहुंच गई। वो फूलों की सेज में आने वाले दिनों के सपने सजाए अपने जीवन साथी की मुंतज़िर थी। दूसरी तरफ मोइज़ हसन अलवी अपनी क्लास फेलो के इश्क में गिरफ्तार थे। इन्हें अपने वालिद के फैसले पर एतराज़ था, मगर सबाहत लंबी चौड़ी जायदाद की इकलौती वारिस थी। इसी बात ने मोइज़ की ज़ुबान पर ताले डाल दिए क्योंकि वो सियासत के मैदान का खिलाड़ी था और घाटे का सौदा करना इसने सीखा ही नहीं था। शब रूसी मोइज़ हसन अलवी ने अपना गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लिया। नशे में धुत रात के पिछले पैर वो जब हुजला रूसी में पहुंचे तो इन्हें देखकर सबाहत के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। एक सुलझे हुए तलीम याफ्ता और बाकिरदार शरीक हयात का तराशा हुआ पैकेट धड़ाम से ज़मीन बूस हुआ। वो हर लिहाज से एक दूसरे का उलट थे। एक ज़मीन तो दूसरा आसमान, एक मशरिक़ तो दूसरा मगरिब। यूँ इनके दरमियान कभी भी ज़हनी हमागी नहीं हो सकी। अपने शौहर की शराब नोशी और इतनी गर्लफ्रेंड्स के किस्से सबाहत से हज़म नहीं हो सके थे। वो इस गलीज़ सोसाइटी के रंग में रंगने के लिए तैयार हरगिज़ नहीं थी, जिसमें शर्म हया का कोई तसव्वुर नहीं था। मगर सबाहत के वालिद ने इनके सारे इरादों को ये कहकर मलिया मेट कर दिया कि शरीफ बेटियों की डोली तो वालिदैन के घर से उठती है, मगर जनाजा ससुराल से उठता है। इन्हें हर हाल में इस रिश्ते को निभाना होगा। हुनरदा दे वालिदैन ने बंदा की ही कवे। ये इनके ख़ानदान की इज़्ज़त और गैरत का सवाल था। वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की वजह से जहर का ही प्याला चुपचाप पीने पर मजबूर हो गए और ज़िंदगी भर समझौते की राह पर चलने का फ़ैसला कर लिया, मगर अपना रास्ता नहीं छोड़ा। मोइज़ अपने रास्ते पर चल रहे थे। वो नदी के 2 ऐसे किनारे थे जो साथ साथ चल तो रहे थे मगर मिल नहीं सकते थे। शुरू में मोइज़ की सरगर्मियों पर इनके दरमियान खासी तकरार होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता झगड़े दम तोड़ने लगे और सबाहत ने सब्र के कड़वे घूंट पी लिए।
और फिर शहरयार, शहरोज़, अबीरा और समरोज़ एक के बाद दिगर इनके आंगन में महके, मगर इनकी खुशबू भी नेक ना कर सके। लो वैसे बाहर नहीं आई तो बच्चे 4 हो गए। तीनों बेटे अपने वालिद का अक्स थे। मोइज़ हुसैन अलवी 2 दफ़ा कौमी असम्बली के इंतखाबात जीत चुके थे और इस साल के इख्तिताम पर दोबारा इलेक्शन होने वाले थे और अपनी सियासी कामयाबी के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ रहते थे। मम्मा जी, आप तो कहती थी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, 1% ऐसे भी हो जो आला किरदार के मालिक होते, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बाप भी इन्हीं 1% मर्दों में से एक होता, तो आज मेरा सर यूँ शर्म से तो ना झुकता। अबीरा के लहजे में हसरत थी और सबाहत दिल पर पत्थर रखकर इसे दिलासा दे रही थी। बहुत उसके लिए दुखी मूवमेंट है। अबीरा, माँ तुमसे एक्सक्यूज़ करेगी, तुम इसे माफ़ कर देना, यही बड़ाई है। वो फ्लोर कुशन गोद में लिए कारपेट पर नीम दराज थी। जब सबाहत ने इसे मुखातिब किया, वो चौंक कर सबाहत को देखने लगी। मम्मा जी, बात इतनी छोटी नहीं कि एक्सक्यूज़ करने से ख़त्म हो जाए। इसने तो डैड की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं किया। इतना ही सोच लेती कि डैड इसके चचा हैं। वो किसी गैर पर नहीं, अपनों पर कीचड़ उछाल रही है। अब मेरा दिल नहीं चाहता, इसकी शक्ल भी देखो। शिद्दत जज्बात से इसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। रवादारी अच्छी चीज़ है, तुम्हारी कौन सी इसके साथ गहरी दोस्ती है, तुम इसे सलाम दुआ की हद तक दोस्ती रखो। सबाहत रसान से समझा रही थी, मगर बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो माफ़ी मांग भी ले तो क्या होगा, मैं जानती हूँ इसकी फितरत कभी नहीं बदलेगी। उंगली उठाकर तनबीही अंदाज में बोली। छोड़ो बीरा, फितरत भी तो कभी किसी की बदली है, तुम बस इसका एक्सक्यूज़ कबूल कर लेना। इन्होंने हाथ उठाकर कोई बात ख़त्म कर दी। एक तो इदा दी अम्मियां भी ना, हुण बंदा की कवे इन्होंने। अचानक ही शहरियार और भाभी शहीना के कमरे से बुलंद आवाज़ में बातें करने और उठा पटक की आवाज़ें आने लगी। सबाहत और बीरा के लिए कोई नई बात नहीं थी। यह ड्रामा हफ्ते में एक आध बात ज़रूर होता था। वजह तनाज़ा शहरियार के मशागल थे, जिसकी बीवी के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इसने सबाहत की तरह हथियार नहीं डाले। अबीरा ने लापरवाही से पास पड़ा मैगज़ीन उठा लिया और सफ़ात उलटने पलटने लगी। अब न जाने क्या बात हुई है, सबाहत तशवीशनाक लहजे में बड़बड़ाई। वही किस्से, वही बात पुरानी अपनी। वो मिनमिनाई। शहरियार के बेडरूम का दरवाज़ा टीवी लाउंज में खुलता था। धड़ से दरवाज़ा खुला और शहीना बदहवासी के आले में बाहर आई। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर वहशतों के साए नाच रहे थे। इसके अकब से शहरियार भी गुस्से में बड़बड़ाता बाहर निकला। मम्मा, रोक ले अपने बेटे को, मैं इसके स्याह करतूत अब ज़रा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहीना चीखी। क्या बात हुई, आराम से बैठ कर बात करो। इन्होंने हाथ से पकड़ कर शहीना को सोफे पर बिठाया। बात क्या होनी है, इसकी रोज़ाना की चिक चिक से आजिज़ आ गया। इसको यहाँ रहना तो ज़ुबान बंद करके रहना होगा। शहरियार सोफे की पुष्ट पर आकर चिल्लाया। तुम्हारे काले करतूतों पर मैं खामोश नहीं रह सकती। तुम जानते हो मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ। मेरे डैड कर्नल है, मैं तुम्हें नाको चाने चबवा दूंगी। वो तुर्की बतुर्की बोली। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। शहरियार को इसकी बात सुनकर मजीद तैश है। तुम चुप रहो शहरी, मुझे बात करने दो। सबाहत ने बेटे को टपट कर कहा। मम्मा, रात को इनकी किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था। फ़ोन मैंने अटेंड किया और कहा कि शहरियार की बहन अबीरा बोल रही हूँ। तो कहने लगी कि शहरियार को कह देना कि कल 11 बजे पीसी पहुँच जाए। तो मैंने इसे बेनुकत सुना डाली। इस हराफा के लिए के लत्ते लिए कि सदा याद करेगी। शहीना चबा चबा कर बोली थी। शहरियार बराबरी से घूरा था। अपना भी बताओ ना, तुम क्या कह रही थी कि हम तीनों भाई एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं? शहरियार चबा चबा कर बोला। हाँ तो क्या गलत कहा था? शेरोज़ को जुर्रत कैसे भी मेरी बहन को प्रपोज करे? क्या मैं नहीं जानती तुम तीनों भाइयों को? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, अब अपनी बहन को भी जहन्नुम में धकेल दूँ। शहीना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सच उगल दिया। तुम्हारी बहन कौन सा मिस वर्ल्ड है? मेरे भाइयों की लड़कियों की कमी नहीं है, मगर मेरी ये जिद है कि तुम्हारी बहन ही बहू बनकर इस घर में आएगी, वरना तुमको भी तलाक का लेबल लगवाकर यहाँ से जाना होगा, समझी? वो भी कहते हुए सामने सोफे पर बैठ गया। ज़रूर 2 तलाक, मगर हक महर भी तैयार रखो। शहीना ने तफाखर से गर्दन रगड़ाई। तुम दोनों चुप हो जाओ, फॉर गॉड सेक। सबाहत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फ़ौरन बोली, जबकि अबीरा भी कभी शहीना और कभी शहरियार की तरफ खामोशी से देख रही थी। मैं इनके मामलात में कभी दखलंदाजी नहीं करती थी। शहरियार, तुमने इतनी बड़ी बात आज खुद कैसे कह दी? बड़ों को सिरे से किसी चीज़ का इल्म नहीं और तुम दोनों बिला वजह एक दूसरे से टकरे मार रहे हो। अगर शहीना को अपनी बहन के लिए शेरोज़ पसंद नहीं है तो कोई भी यहाँ से शहीना के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएगा। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। और शहरियार, तुम अपनी रविश बदलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्हें खामोश देकर सबाहत मजीद बोली। यही मैं चाहती हूँ मम्मा, ये बाजारी औरतों के पीछे भागना छोड़ दें। वो तिनक कर बोली। बकवास बंद करो। शहरियार गुर्रा है। तुम चुप रहो शहरी, ये ठीक ही तो कह रही है। सबाहत ने शहरियार को डांटा। आप बहू की साइड ले रही हैं। मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ शहरी, मैं तुम्हारी माँ खूब समझती हूँ कि तुम्हारे रंग ढंग क्या है। अभी वक्त है, संभल जाओ। शहरियार सर झुकाकर खामोश हो गया। होने को तो आप मेरी मदर इन लॉ है, मगर सच कहती हूँ मुझे माँ की तरह महसूस होती है। ये आपकी अपनाइयत है कि आज मैं यहाँ हूँ। थैंक्स अ लॉट। शहीना तो शक्कर से भीगे हुए लहजे में कह रही थी। इसकी आंखें नम हो रही थी। कैसी बातें करती हो तुम मेरे लिए बीरा से कम नहीं हो। किसी की बेटी को घर में लाकर इस पर जुल्म करना मेरे नज़दीक गुनाह कबीरा है। एक धीमी और उदास मुस्कुराहट लम्हे भर के लिए इनके होंठों पर नमदार हुई और फिर मासूम होगी। चलो उठो, जाओ अपने कमरे में, अपना मूड बिल्कुल दुरुस्त कर लो। अब तुम एक दूसरे से लड़ते नजर ना हो। सबाहत प्यार भरे लहजे में कह रही थी। वो दोनों चुपचाप उठे और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद ही महाज जवेरिया के साथ मौजूद हुई। अबीरा बगैर किसी हिलो हुज्जत के मान गई। तुम दोनों की सुलह की खुशी में ज़बरदस्त ट्रीट होनी चाहिए, जवेरा पुरजोश लहजे में बोली। हाले पिछली ट्रीट भूल गए।
इट्स ओके, इस खुशी में मैं तमाम कज़न्स को मूवी दिखाऊंगी। नई मूवी आई है, तुम कल 3 बजे तैयार रहना। महा ने फ़ौरन चुटकी बजाई। अबीरा ने इसे दर्जीदा नज़रों से देखा। आजकल की मूवीज़ फैमिली में बैठकर देखने के काबिल नहीं होती। वो बेजारी से बोली, अरे हमें फ़िल्म से क्या लेना देना, हम तो इसे देखते जा रहे हैं। महा ने कहा तो अबीरा ने इसे तीखी नज़रों से देखा। किसे? जवेरिया की बेताबी काबिल दी थी। वही, क्या नाम है भला? बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं पर नाम था भला सा। वो बाकायदा गुनगुनाने लगी, फ़रहान अफंदी है गालिबन। जवेरिया ने मासूमियत से सर झुकाया। ये तो किसी अफसानवी हीरो का नाम लग रहा है। अबीरा ने जलकर तबसरा कि इसे महा की हरकतें जहर लग रही थी। महा है ही जहर ही लगनी। फ़रहान अफंदी के दीदारे खासी की खातिर इन 6 कज़न्स ने एम्पायर सिनेमा पर हल्ला बोल दिया। एक जमगफीर था जो उमड़ रहा आ रहा था। इन्हें बड़ी मुश्किल से गैलरी के टिकट मिले। फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन के पर्दे खींचते कि हाल की रोशनी गुल कर दी गई। इसकी धड़कनें न जाने की बेतरतीब होने लगी। एक शबी अंधेरे में झिलमिलाने लगी। वही साहिर अजनबी अपनी ख्वाबनाक आंखों की मकनातीसी कशिश से इसे हिप्नोटाइज कर रहा था। अचानक स्क्रीन रोशन होगी। फिल्म के क्रेडिट टाइटल चलने लगे। वो बेजारी और अदम दिलचस्पी से इधर देखने लगी। फिल्म शुरू हो चुकी थी। इसे देखकर हैरत हो रही थी कि फिल्म में आर्टिस्टिक टच अरूज पर था। वो दिलचस्पी लेने पर मजबूर होगी। अचानक इसे चौंकना पड़ा। इसकी बसारतें जैसे हैरतों के समंदर में गौताजन होने लगी। वो दम पर खुद रह गई। इसकी सांसें जैसे रुकने लगी। ये तो वही था, बिल्कुल वही। वही सीधे ब्राउनिश बाल, वही जाज़बियत भरी सफ़ेद रंगत, वही लंबा चौड़ा खूबसूरत फिगर, वही मंजर, वही हसीन, वही एक्शन। एक शाने बेनियारी से स्याह होंडा कार्ट से उतरता हुआ हीरो। इसका स्टोर पे जाकर पेप्सी का कैन लेना, वापस पलटना और हीरोइन का ताक़ुब करना। मगर ये फ़िल्म थी। हीरोइन इसका ताक़ुब करते हुए इसके घर जा पहुँचती है। वो भी एक मुसव्वरा होती है। वो कहती है कि इसे मॉडल बनाना चाहती है। हीरो हामी भर लेता है। भरपूर। फिर पोर्ट्रेट मुकम्मल होने के दौरान वो दोनों एक दूसरे में गुम हो जाते और यहीं से इनका फिल्मी रोमांस शुरू हो जाता और साथ एक मध्यम धुन वाला गीत शुरू हो जाता। वो पल के झपकाए एक एक मंजर दिल में उतारी थी। गीत के दौरान वो एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक गए तो इसे अपने असाब जैसे चटकते हुए महसूस हुए। इसका जी चाह सब कुछ तहस नहस कर दे, जगमग करती सिल्वर स्क्रीन तोड़ फोड़ कर रख दे। इसकी हिम्मत जवाब देखी तो एक छटके से उठ खड़ी हुई। इसकी कज़न्स ने हैरत से सर तपा देखा। वो तेरी से बाहर निकल गई। उन्हें वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठकर घर आ गई। ये इसके साथ हो क्या रहा था? वो इसका 1% तो नहीं, वो तो तीसरे दर्जे का एक फिल्मी हीरो निकला। वो तो गंदगी के दलदल में गोडे गोडे फंसा हुआ। वो तो शराब के पीछे भाग रही थी। वो इसकी बेनाम मोहब्बत शुरू होने से पहले दम तोड़ गई। सपने देखने से पहले ही जल गए। मोहब्बत की जगह एक बेकरार नफरत इसकी रग रग में उतर आई थी। फ़रहान अफंदी, मैं तुम्हें तुम्हारे वजूद को रेज़ा रेज़ा कर दूंगी, जैसे मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा हो चुके हैं। वो पागलों के अंदाज में भागती हुई पेंटिंग रूम में आई। बड़ी सारी दीवार की अलमारी का लॉक खोला। अंदर इसका पोर्ट्रेट कपड़े से ढांपा हुआ पड़ा था। इसने कपड़ा खींच लिया। वो इसके सामने बहुत ही पुरगुरूर अंदाज में खड़ा था। जहर में डूबी हुई मुस्कुराहट इसके लबों पर तैर गई। तुम खास नहीं, तुम तो आम मर्दों से भी बदतर निकले। कैसे धड़ल्ले से स्क्रीन पर फ़न के नाम पर बेहयाई का खेल खेल रहे थे। मुझे तुम्हारे हसीन खदोखाल के पीछे छुपी हुई बदसूरती से नफरत है। मैं तुम्हें निस्तो नाबूद कर दूंगी। इसने इसका जहाजी साइज पोर्ट्रेट पकड़कर नोचना चाहा तो जैसे एक अंदरूनी ताकत ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। ये इसका एक फ़नी शाहकार था जिसको इसने इंतहाई अरगरेज़ी और मेहनत से बनाया था। वो अपने हाथों से कैसे तबाह बर्बाद कर दे। इसने मुठ्ठियाँ भेज ली। मुझे खुद अपनी तबीयत पर इख्तियार नहीं। खुदा करे तुझे उम्र भर भी न देखूँ। जवेरिया और शहरोज़ की मंगनी तय कर दी गई। किसी होटल की बजाय फंक्शन मोइज़ विला के वसीओरीज लॉन में अरेंज किया गया। लॉन के तूला और इसको चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों से नहायत खूबसूरती से आरास्ता किया गया। खुशबुओं का एक सैलाब था जो मोइज़ विला में उतरा हुआ था। खुशबू बखेरते खूबसूरत वजूद दूधिया रोशनी में नहाकर एक तिलिस्मी माहौल पैदा कर रहे थे। इन झिलमिलाते चेहरों के दरमियान उदास चेहरा लिए बिरलवी आम दिनों से ज़्यादा दिलकश लग रही थी। इसे जवेरिया के पुरजोर स्टार पर पार्लर से तैयार होना पड़ा था। इसने कनखियों से अपनी चंद एक कज़न्स को देखा जो मशहूर म्यूजिकल ग्रुप के सिंगर से खुशकपियों में मसरूफ़ थी। इस भरी महफिल में वो खुद को बहुत तन्हा, बहुत अकेला महसूस करती। भाई कहाँ गुमा, चलो उठो। वो इसे खींचते हुए लड़कियों के ग्रुप के पास लाई। इसने नज़रें उठाई तो इसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। लड़कियों में घिरा वही इसका शाहकार मॉडल, वही फ़रहान अफंदी, वही अजनबी राजा इंदर बना बारी बारी सब लड़कियों को ऑटोग्राफ दे रहा था। इसने हंसते हुए महा को ऑटोग्राफ बुक थमाई। फिर किसी दूसरी लड़की को ऑटोग्राफ देने लगा। इसने नफरत से दूसरी तरफ मुँह फेर लिया। जी आप? इसने मुस्कुराते हुए अपने बॉल पॉइंट वाला हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। वो समझ रहा था कि शायद वो भी ऑटोग्राफ की आस में यहाँ खड़ी है। महा बीरा के दाएं तरफ आकर खड़ी होगी। मेरे पास नहीं है, वो गड़बड़ा सी गई। तो क्या हुआ, हाथ तो है, आप ऐसा करें इसके हाथ पर ऑटोग्राफ दे दें। महा ने शौकी से आंखें घुमाते हुए अपना मशवरा दिया। ओके। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसका हाथ थामना चाहा। जैसे इसका हाथ इसके हाथ से टकरा, वो जैसे होश में आ गई। एक झटके से अपना हाथ खींच लिया। इसके अंदाज पर वो दंग सा रह गया। हाउ डेयर यू, हाउ! वो तकरीबन चीखी तो पड़ी। आपको किसने कहा कि मुझे ऑटोग्राफ दें, और वो भी हाथ पर? आपने मुझे समझा क्या? मैं गिरी पड़ी लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो आप जैसे 3rd क्लास हीरो की नजर इल्तफात के लिए तड़पती हैं, समझे आप? इसकी बुलंद आवाज़ पर इटकिट खड़े हुए लोग एक दायरे की शक्ल में इकट्ठे हो गए और आलमी तहय्युर में दोनों को तकने लगे। फ़रहान अफंदी के लिए ज़िंदगी का पहला वाक़या था। वो तो सिकंदर आज़म था। न जाने कितने दिलों को फ़तह कर चुका था। इसके लिए यही कहा गया था कि वो आया, इसने देखा और फ़तह कर लिया।
ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, मगर आपका रिएक्शन बहुत अब नॉर्मल है। धीमा धीमा भारी मखमूर सा लहजा, इसकी तरह इसकी आवाज़ भी बेतहाशा खूबसूरत थी। इसकी बात पर अबीरा ने बिदक कर इसे देखा। अगर मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह आप पर निसार होती तब मेरा रवैया आपको नॉर्मल दिखता है ना? वो कहते हुए 2 कदम पीछे हटी। आप हैं क्या? मुझसे पूछें, वो चिल्लाई। बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। वो हक्का बक्का इसके चेहरे को बेतरा तक रहा था, आंख थी कि ठहरी गई थी। वैसे वाकई बीरा बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रही है। नहीं, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम उसको दफ़ा करो, तुम चली जाओ यहाँ से। अपनी खूबसूरती और एक्शन को कैश करा के सस्ती शोहरत हासिल करने वाले निचली सतह के घटिया इंसान, सिल्वर स्क्रीन पर मोहब्बत के नाम पर बेहया का ड्रामा दिखाकर दौलत समेटने वाले एक मुर्दा ज़मीर शख्स। हद है। फहाशी का ड्रामा भी दिखाते और दौलत भी समेटते। माशरे में आपके मुंह पर लोग वावा और पीठ पीछे लानते भेजते हैं। आप दीनी मान बेचकर नाजायज़ कमाई कमाते हैं और इस पर इतराते हैं कि जी हम बहुत ऊंचे दर्जे के परफॉर्मर हैं। वो एक ही सांस में रुके बगैर बोलती जा रही थी। इस कदर नफरत, इस कदर बदगुमानी, इसका तसव्वुर भी थरा कर रह गया। वो मेकअप ज़दा मसनूई रंगों से सजे हुए चेहरे में इसके शफाफ मासूम चेहरे को देखकर चौंक सा गए। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। इसके अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई। वो भी आज से दूसरों की तरह ऑटोग्राफ मांगे, इसे मुस्कुरा कर देखे। मगर ये क्या, एक दुनिया ने जिसको चाहा आज इस आम सी लड़की ने इसे धुतकार दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे क्या बोले। अबीरा, तुम होश में तो? माँ ने इसे पकड़कर झंझोड़ डाला। सब लोग हैरतज़दा से अबीरा को देख रहे थे। कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे। मुल्क के मशहूर सियासतदान के बेटे की मंगनी थी। सहाफ़ी तस्वीरें ले रहे थे। इन्हें कल के अखबारात के लिए चटखारेदार खबर मिल गई थी। सुने, वो धीमे लहजे में कहते हुए इसके करीब आए। इतना बंद सवर कर आप नामहरमों के सामने आती क्योंकि ख्वाम का हाथ थामने को दिल जाए। एक लम्हे को इसने अबीरा का नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। अचानक अबीरा का वही हाथ उठा और एक फ़िज़ा एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठी। तो इनके शदीद एहसास से फ़रहान अफंदी का चेहरा सुर्ख हो गया। ये जवाब था हाथ पकड़ने का। जो ऐसी हरकत करेगा इसका मुंह ऐसे ही लाल कर दूंगी। वो मजबूती से तनकर खड़ी होगी। हाथ मेरा भी उठ सकता है, मगर लेडीज़ पर हाथ उठाना किसी मर्द की शान नहीं। मगर दोबारा ऐसी हरकत ना करना। शोर होगा सुनकर सबाहत भी वहीं पहुंच गई। ये क्या तमाशा लगा रखा बीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घर आए मेहमान की अच्छी इज्जत बनाई है तुमने। फरहान तुम्हारे डैड के दरीना दोस्त के दोस्त का बेटा है और इंडस्ट्री का नामवर हीरो। तुमने अच्छा नहीं किया, वो तासुब से कह रही थी। वो तेरी से फरहान अफंदी की तरफ बढ़ी। आंटी मुझे इजाज़त दे, मेरा ख्याल है कि इतनी इज्जत अफजाई काफ़ी है। क्या कह रहे हो बेटा? मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत बहुत माजरत खाऊँ प्लीज़, वो इजाज़त से बोली। अरे आंटी नहीं, आप क्यों माजरत कर रही हैं? शुक्र करें मम्मी अभी पहुँची नहीं, वरना वो मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती और एक हंगामा खड़ा हो जाता। सबाहत इसे देख कर रहेगी। हेलो माई सन। इसने मुड़कर देखा। ब्राउन कलर की चाइना सिल्क की साड़ी में मलबूस मम्मी के साथ इसके बाबा इफ्तिखार महमूद अफंदी भी खड़े थे। इस लड़की को जुर्रत कैसे भी तुम्हारी इंसल्ट करने की? मुझे माँ ने बताया तो मेरे तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। ओ मम्मी, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, आप दिल पर मत लें, वो आसान से बोला। तो तुम इसका हाथ थामना चाह रहे थे, क्यों? क्या वो कोई आसमानी हूर थी? वो हैरत से पूछने लगी तो इसके अंदाज पर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं सिर्फ ऑटोग्राफ देना चाह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बजरिया ऑटोग्राफ इस पर कुछ कमेंट करूँ। अच्छा, फहमीदा के अब्रू तंग है। इस कदर इंसल्ट के बाद तो तुम्हारी सारी आरज़ुएं दम तोड़ गई होंगी। मम्मी इतना तंज तो ना करे, वो मासूमियत से बोला। क्यों ना करे यार, सोचो तो एक लड़की से मिट्टी प्लीत करवा ली। यू डोंट नो, इस लड़की के साथ कुछ साइकी प्रॉब्लम है। इसने अपनी तरफ से बहाना गढ़ा। अच्छा, कौन है वो लड़की? दिखाओ तो। वो दोनों मुतजस्सिस थे। इनके कहने पर इधर उधर नजरें घुमाने लगा। वो इनकी टेबल की ऐन पीछे थी। वो तन्हा बाजार से मुंह बनाए बैठी थी। ये है, फरहान ने सरगोशी की। वाह भी वाह, ये तो कोई हूरी लग रही है। इफ्तिखार रह न सके बोल उठे। इस उम्र में भी बाज ना तुम। फहमीदा ने जल कर इन्हें घूरा। क्या करूँ? ठहरा जो सदा का हुसन परस्त। वो छेड़ने के मूड में आ रहे थे। इस वक्त नहीं प्लीज़। फरहान ने इनके सामने हाथ जोड़ दिया क्योंकि आसार से लग रहा था वो दोनों शुरू होने वाले ये ड्रामा अक्सर बेशतर देखता रहता था। इन दोनों की लव मैरिज थी और फरहान इनका इकलौता चश्मा चला। अचानक लॉन की रोशनी गुल हो गई और स्टेज की रोशनी मुतहरिक हो गई। मशहूर बैंड स्टेज पर जलवा कर हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने मौसीकी छेड़ी तो गोया माहौल में एक मस्ती से छा गई। तालियों की गूंज में सिंगर्स ने गीत शुरू किया। एक के बाद दिगरे कई मशहूर गीत पेश किए गए। मैं देख रहा हूँ वक्त के मशहूर सुपरस्टार फरहान अफंदी भी यहाँ मौजूद है। इस फंक्शन की सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी यहाँ मौजूदगी है। वो बात ख़त्म नहीं कर पाया था कि लॉन तालियों से गूंज उठा। सबसे आगे बैठी अबीरा का मुंह बन गया। इनकी तरह इनकी आवाज़ भी बेहद खूबसूरत है। मैं चाहूँगा वो स्टेज पर आए अपनी आवाज़ का जादू जगाएं। बात खत्म होने से पहले शोर सा मच गया। फरहान अफंदी के हक में नारे बुलंद हुए। तालियों की गूंज और रोशनी के हाले में वो किसी प्रिंस की शान से चलता हुआ पब्लिक में से गुजरा। बीरा ने बेख्तियार मुड़कर देखा। निगाहों से निगाहें मिली। वो बेख्तियार मुस्कुरा उठा। चलते हुए इसके ब्राउनी सीधे और सिल्की पाले के रिदम से ऊपर उठ रहे थे। दिल में मचलते हुए तूफान से घबरा कर बीरा ने चेहरा स्टेज की तरफ कर लिया। वो चलता हुआ बीरा की टेबल के पास रुक गया। खुशबुओं का काफिला गोया चलकर इसके पास आया था और ठहर गया था। वो बेहिस हरकत बैठी रही। वो आगे बढ़ गया। खुशबुएं भी रुखसत होने लगी। ना चाहते हुए बीरा ने इस पर नजरें जमा दी। वो इसके तिलस्म को तोड़ करना चाह रही थी। वो रोशनी के पस मंजर में खड़ा देवमलाई हुसन का शाहकार लग रहा था। रोशनी ने इसके खदोखाल बहुत नुमाया कर दिए थे। स्टेज पर इसका लंबा कद मज़ीद लंबा और छाया हुआ लग रहा था। बिलाशुबा वो सारी महफिल पर छाया गया था। साज़ंदों ने
म्यूज़िक छिड़ा और एक बहुत दिलावेज और मधुर सी धुन और लय कानों से टकराई और मदहोश करने वाली मौसीकी दिल के तारों को छेड़ने लगी। ना चाहते हुए भी वो खो सी गई। कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो करीब आओ। इसने लब्बा की और देखते रबिया की तरफ देखा। नज़रों का तसादम धड़कनों का ताल बना गया। कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ। वो गीत की ज़ुबान में दिल की कहानी बयान कर रहा था। इसकी खूबसूरत आवाज़ दिल में उतर रही थी। वो एक जज़्ब के आलम में गा रहा था। गीत खत्म हुआ, ज़ोर शोर से तालियां बजने लगी। वो हाथ यूं ही गोद में रखे बैठी रही। इसने गहरी नज़रों से इसकी बेनियाजी देखी हुई गहरा सांस लेकर रह गया। इसके नाजुक वजूद के अंदर धड़कने वाला दिल कितना पत्थर था। परियों का रूप रखने वाली लड़की कितनी बेखबर थी, कितने सिकंदर आज़म को फ़तह कर लिया, खुद नाकाबिले तस्कीर बनी बैठी थी। अच्छा, आप तो पहले ही हुई है। ये रहा तुम्हारा कारनामा, जवेरिया ने पारिस के सामने फेंका। इसने फ़ौरन उठा लिया। फंक्शन के दूल्हा दुल्हन की तस्वीरों के अलावा इसकी और फरहान की तस्वीर भी लगाई गई थी। हेडलाइन बड़ी मानीखेज थी। मुल्क के मशहूर सुपरस्टार फरहान अफंदी की एक हसीन लड़की की हाथ इज़्ज़त अफजाई। ज़िली हेडलाइन थी। हाथ थामने पर ज़ोरदार तमाचा। फरहान अफंदी गालबन इसे अपनी फिल्मी हीरोइन समझे, मगर लड़की हिटलर की जानशी निकली। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। इसने नीचे पूरी तफसील भी थी, वो पढ़कर हंसने लगी। इसमें भला हंसने वाली क्या बात है? जवेरिया का ताव आ गया। वो तो लड़का है, पहले मशहूर है, मगर तुम इसके साथ स्कैंडलाइज हुई हो। तुम्हें ये अपनी रुसवाई नहीं लग रही? वो इसके मामले की संगीनी का एहसास दिला रही थी। अच्छा, इसने सटपटा कर कहा, तुम्हारा मतलब है अब मुझे रिश्तों का काल पड़ जाएगा और मैं कवारी मर जाऊँगी? वो पुरमज़ा अंदाज में बोली तो जवेरिया ने इस बात में सर लिया। तुम्हें क्यों फिक्र है? मैं तुम्हारी होने वाली भाभी जो। जवेरिया ने इसे नए रिश्ते का एहसास दिलाया। बेचारी तुम्हारे नसीब भी फूटने वाले। मेरा भाई एक भंवरा सिफ्त इंसान है। इसने तासुब से कहा, मैं तुम्हारी तरह दकियानुसी नहीं हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगी। मेरी सोच और है, शौहर को थोड़ी सी आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए। दौर फिट्टे मुँह फिर दादी बगाड़ता नहीं सोचते। इसके ख्यालात ही निराले थे। अबीरा ने हैरत से इसे देखा। वो अजीब लड़की थी। इसके साहब का मंगेतर ने बगैर किसी वजह के मंगनी तोड़ डाली और इसके चेहरे पर किसी किस्म के दुख का शायबा तक नहीं था। मंगनी टूटने पर मोइज़ हसन एल्वी ने जवेरिया के लिए शेरोज़ का रिश्ता पेश कर दिया, जो फ़ौरन कबूल कर लिया गया। बहरहाल डोंट वरी, मेरे शादी करने का कोई इरादा नहीं, इसने इत्तला देने वाले अंदाज में कहा। इसका मतलब है फरहान अफंदी भी कवारा मरेगा? जवेरिया ने कहा तो इसे जैसा करंट लगा। तुम्हारी सोच भी कितनी घटिया, सो मच चीप। वो दरश्ते बोली तो जवेरिया ठटाई से हंसने लगी। वो रात को बेड पर करवटें बदल ली थी। इस वक्त नींद की परी इस पर मेहरबान न थी। इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। 11:40 हो रहे थे, जबकि वह 11 बजे तक सो जाती थी। अचानक पास पड़ा वो मोबाइल पर जुटा। इसने बटन ऑन किया। एक भारी और दिलकश आवाज़ इसके समातों से टकराई। हाय, क्या मेरी तरह आपको भी नींद नहीं आ रही? नींद आंखों की यूं ना पहले उड़ी थी, उड़ गई कल रात पहली बार। शोकियों से भरी गुनगुनाहट। हुई स्पीकिंग? वो करख्त लहजे में बोली। बूझो तो जाने, अंदाज में बेतकल्फी थी। मुझे पहेलियाँ बूझनी नहीं आती। वो जज्बस होगी। पहेली तो आप खुद हैं। सरतपा कोई इसरार दिखाई देती है। दिल चाहता है इस इसरार की खोज लगाऊं। मखमूर सा सरगोशियाँ करता हुआ लहजा परेशान सी हो गई। कौन है आप? वो तेज़ आवाज़ में बोली। मैं जो कोई भी हूँ, बेख्तियार हूँ। इसकी आवाज़ में गुनगुनाहट सी महसूस हो रही थी। ओह, वो गहरा सांस लेकर बोली। फरहान अफंदी, इतनी घटिया गुफ्तगू आप ही कर सकते हैं। इसने दांत पीसे जवाब में इसके हंसने की आवाज़ आई। आप चाहते क्या हैं? वो जिद चोकर बोली। तुम्हें, और सिर्फ तुम्हें। गुल है, खुशबू है, सपने हैं, सेज है, एक तू नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मेरी जान, एक तू नहीं है। दुनिया का सारा हुस्न इसकी आवाज़ में गरज किया। बड़ा घटिया शेर है, यकीनन आपका होगा। वो तिलमिलाई। हाँ, अभी अभी नाजिल हुआ, अभी अभी तुम्हें सुना दिया। देख लो, तुम्हारी मोहब्बत ने शायर बना दिया। मोहब्बत? इस लफ्ज़ को अपने लबों से अदा करके इस मुक़द्दस लफ्ज़ की तौहीन तो ना करें। बहुत सोच समझ कर इस लफ्ज़ को अदा किया। मेरी कैफियत कुछ ऐसी है कि इसे मोहब्बत ही कहा जा सकता है। बकौल फ़रहत बादशाह के मोहब्बत इख्तियार से बाहर है। तुमसे मोहब्बत ना करना मेरे इख्तियार में नहीं, जबकि नहीं हूँ आप अपनी दस्तरस में इसको जब से मैसर हो गया। इसके आपके फ़िल्मी डायलॉग्स मुझे मुतासिर नहीं कर सकते। किसी और पर आजमाएं। तुम्हारे अल्फाज बहुत नासेब हैं। मेरे नज़दीक तो आप खुद नाजेब हैं। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली और मोबाइल रख दिया। मोबाइल दोबारा बजने लगा तो उसने ऑफ़ करके रख दिया। ये ज़रूरत से ज़्यादा रूड हो रही है उसके साथ। सुबह वह नाश्ते की टेबल पर अकेली थी। दिन के 12 बज रहे थे। बाकी सब नाश्ता कर चुके थे। इसने बदमज़गी से ब्रेड पर जैम लगाया और खाने लगी। अचानक इंटरकॉम की बेल होने लगी। इसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। चौकीदार की आवाज़ इसके कानों से टकराई। मैडम, आपके लिए TCS के ज़रिए कुछ तोहफ़े और कार्ड्स आए। नज़ीरा को कहो मेरे बेडरूम में रखवा दे। नाश्ते से फारिग हुई तो मुलाजमा टेबल से बर्तन उठाने लगी। वह फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में पहुंची तो ताज़ा गुलाबों की महक ने इसका इस्तकबाल किया। ताज़ा गुलाबों के 3 अदद बुके, 1 अदद पैकिंग गिफ्ट और कुछ कार्ड्स बेड पर बिखरे हुए थे। सुर्ख रंग के सादा कागज़ और गोल्डन फीते से पैक किया हुआ गिफ्ट इसे हैरत में डाल गया। भला ये गिफ्ट मुझे कौन भेज सकता है? इसने जल्दी जल्दी पैकिंग खोली तो अंदर से पॉइजन क्रिस्टियन डायर का परफ्यूम बरामद हुआ। ये इसकी फेवरेट परफ्यूम थी। अंदर कुछ अशार दर्ज थे। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पर बिखर जाओ किसी दिन, पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूँ, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन।
मैं अपनी हर सांस इस रात को दे दूँ, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। अमजद इस्लाम मस्जिद के अशआर जितने बेहुदा आज महसूस हो रहे थे पहले कभी भी नहीं हुए थे। वो दूसरे कार्ड पर सफ़ेद रंगों से हरफ जगमगा रहे थे, आई मिस यू। कार्ड के अंदर और भी खुराफात दर्ज थी। इस शख्स की जुर्रत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी थी। ऐन इसी लम्हे फ़ोन पर बेल बज उठी। यकीनन ये वही होगा। इसने झपट कर फ़ोन उठाया। एयरपीस से इसकी सहरंगेज और मखमूर आवाज़ उभरी। कैसे लगे कार्ड्स और गिफ्ट? मैं जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। इससे पहले वो कुछ कहती हुए फ़ोन रख चुका था। मतलब वो चित्रो चित्री ऑन द मूड च नहीं सी। कुछ लम्हे वो यूं ही साग बैठी रही, फिर इसके वजूद में हरकत पैदा हुई। इसने अंदर कोई जुनून लावे की तरह पक रहा था। बुके से सारे गुलाब निकाल के इसने पत्ती पत्ती करके बिखेर दी। परफ्यूम की शीशी उठाकर दीवार पर दे मारी, जो किरची किरची होकर कारपेट पर बिखर गई। कार्ड उठाकर तेरी से किचन में आई, दिया सलाई जलाई और इन्हें नजरें आतिश कर दिया, यहाँ तक कि सारे कार्ड्स राख में बदल गए। फिर इसने एक प्लेट में सारी राख इकट्ठी कर अपने कमरे में ले आई। अपने बेड के साइड टेबल की दराज से एक दरमियाने साइज़ का सफ़ेद लिफाफा लिया और राख इसमें भर ली। लिफाफे को एहतियात से बंद कर लिया। फरहान अफंदी जवेरिया का दोस्त है, इसने जवेरिया से इसका एड्रेस लेकर पोस्ट कर दिया। इसके ख्याल में इसके बेहुदा कार्ड्स का जवाब इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। कुछ ज़्यादा ही बेहतर देता जवाब। वो सरसब्ज़ लॉन में खड़ी कैनवस पर ऑयल कलर से सूरज के डूबने का मंजर पेंट कर रही थी। ब्रश हाथ में पकड़े वो पेंटिंग को फाइनल टचेस दे रही थी। बाद सबा के झोंके इसके रेशम बालों को उड़ा रहे थे। वो बार बार हाथ से इन्हें पीछे करी थी। हाय सिस, क्या हो रहा है? पास से गुजरते हुए शेरोज़ ने हाथ हिलाकर कहा। पेंटिंग, इसने मुख्तसर जवाब दिया। मुस्कुराते हुए किचन हिलाता अंदर चला गया। पास पर टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल गुनगुना उठा। इसने फ़ौरन उठा लिया। अबीरा अलवी, तुम खुद को क्या समझती हो? बहुत तरफा वाला इंसान हो। हरगिज़ नहीं, तुम इंतहाई खुदगर्ज और बेहिस लड़की, जिसे अपने सिवा किसी के जज्बात और एहसासात की कोई परवाह नहीं। ज़वेरिया की ज़ुबानी तुम्हारे खुद घड़े हुए 1% फ़लसफ़े का इल्म हुआ तो मेरे दिल कहका लगाने को जा। तुम्हारा नज़रिया तुम्हारी कम इल्मी और कम फहमी की बुनियाद पर है। भला ये कौन सा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 99% मर्द आला किरदार से बाबहरा होते हैं और 1% मर्द बाकिरदार होते हैं? हम इंसानों के किरदार का तयन करने वाले कौन होते हैं? ये फैसला करना रब्बे ताला का काम है कि कौन नेक और कौन बद। मेरे भेजे हुए लव कार्ड्स की राख भेजकर तुमने अपनी जिस नफ़रत का इजहार किया, इसने मेरी मोहब्बत को कम नहीं किया बल्कि और शदीद किया। अब तुम्हारी नफ़रत और मेरी मोहब्बत के आपस में खुल्लम खुल्ला जंग है, और ये तो तुम जानती हो कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। फरहान अफंदी की शोले उगलती आवाज़ इसके जले हुए दिल पर ठंडक बनकर उतरी थी। इसके आकार से एक जो तलाते में इसकी दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर गया था, इसे अब करा रहा था। मुझे ये चैलेंज कबूल है फरहान अफंदी। सोच लो, तुम हार जाओगे, मेरी नफ़रत फ़तह का झंडा गाड़ेगी और तुम्हारी मोहब्बत हार जाएगी। इसका लहजा पुरज़म था। मोहब्बत कभी हारा नहीं करती ना दान लड़की। इसने हंसकर फ़ोन रख दिया और पुरख्याल अंदाज में मोबाइल को देखने लगी। हमेशा जीतने वाले सिकंदर आज़म, अब तुम्हारे हारने की बारी है। मेरा दिल वो सरज़मीन है जिसे फ़तह करने की हसरत दिल में लिए तुम इस दुनिया से चले जाओगे। वो खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए अपनी चीज़ें समेटने लगे। एडी ना बड़िया बड़िया गल्लां छड्ड, तू ही सी जिहड़ी एक नज़र वेख के पागल हो गई सी उहदे पिछे। फरहान अफंदी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। इनकी मोहब्बत की वाहिद निशानी था इफ्तिखार महमूद अफंदी, फहमीदा जबी और फरजाद खान कॉलेज के ज़माने में क्लास फेलो थे। बाद में वो दोस्ती के मजबूत बंधन में बनते चले गए। कॉलेज में इनका ग्रुप 3 स्टार्स के नाम से मशहूर था। वो तीनों प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे, मगर तीनों में से कोई भी डॉक्टर नहीं बन सका। एफएससी के बाद तीनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। फमीना ने आर्ट्स लेकर उर्दू अदब में मास्टर्स करने का फैसला किया। इफ्तिखार ने फार्मेसी में दाखिला ले लिया, जबकि फरजाद ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने का इरादा कर लिया। वो तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। इनकी दोस्ती में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है। फहमीदा और इफ्तिखार की दोस्ती कब मोहब्बत के रूप में ढली ने खबर नहीं ना हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब इनके वालिदैन ने इनकी शादी का सोचा तो दोनों ने एक दूसरे के हक़ में फ़ैसला दे दिया। इनकी मोहब्बत की राह में कोई जालिम समाज जहर खोलने नहीं है, और बगैर किसी हलचल और हंगामे के दोनों रिश्ता अज़वाज में बन गए। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि इनकी मोहब्बत के खूबसूरत मिलाप पर किसी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये दिल फरजाद का था। इसकी खामोश मोहब्बत किसी खुशगवार अंजाम पर पहुंचने से पहले दम तोड़ गई। इनकी शादी के कार्ड से एक इसकी दिल की दुनिया तहबाला हो गई, मगर इसने कभी अपनी टूट फूट का इजहार चेहरे से नहीं होने दिया। अपनी एक तरफा मोहब्बत के अलमिया अंजाम पर वावेला करने के बजाय सब्र के घूंट चुपचाप पी लिए। इन तीनों की दोस्ती में साली इस पर कोई बदनुमा दाग नहीं लगाना चाहता था और ना ही अपने दोस्तों की खुशियों में जहर खोलना चाहता था। वो यूं ही इनसे मिलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसने अपने दिल मोहब्बत के नाहक गोशे में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब तीनों बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल हो रहे थे। इनकी दोस्ती का सतून आज भी मजबूत बुनियाद पर खड़ा था। फहमीदा पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरर थी। इफ्तिखार महमूद अफंदी मुल्क के मशहूर मेडिसिन कंपनी में आला होते पर फाइज था, जबकि फरजाद खान मुल्क के तूल अर्ज़ में एक तलीम याफ्ता और सुलझे हुए सियासतदान का इमेज बना चुका था और पहली बार कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था। तीनों अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो चुके थे, मगर अपनी तमाम तर मसरूफ़ियत के बावजूद भी वक्त के ख़जाने से कुछ लम्हे चुरा लिए थे, ताकि ये लम्हे एक दूसरे के साथ गुजार सकें और माजी के सुहाने किस्से ज़र नो ताज़ा कर सकें। चंद सालों से नहायत बाकायदगी से हर वीकेंड पर इकट्ठे होते। ये भी एक ऐसे वीकेंड था। इफ्तिखार महमूद अफंदी का सरसब्ज़ लॉन इस वक्त हंसी के चहकारों से गूंज रहा था। सब्ज़ मखमली लॉन के बीचों बीच सफ़ेद रोगन वाली कुर्सियाँ और मेज़ बहुत जाज़ नज़र महसूस हो रहा था। मेज़ खाने पीने के मुख्तलिफ लवाज़मात से सजा हुआ था। शाम की चाय का वक्त ढलते सूरज की शुआओं ने फरहान अफंदी के चेहरे को अजीब सी रोशनी बख्श दी थी। इसके चेहरे की उदासी के रंग रक्सा थे। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। कहाँ? सबकी सवालिया नज़रें इस पर उठी। मैं आराम करना चाहता हूँ।
वो कहते हुए तेजी से इनकी नज़र निगाहों से ओझल हो गया। ज़रा देखो तो इसका हाल, इसका सता हुआ चेहरा देखो, इसको देखकर मैं कुड़ती रहती हूँ और इस लम्हे को कोसती हूँ जब ये इस चुड़ैल से मिला था। फहमीदा की आंखों में आंसू चमकने लगे। इन्हें प्यार देखकर फरजाद का दिल दूर किसी अथाह गहराइयों में डूब रहा था। इफ्तिखार में पूनाफंदी का चेहरा भी परेशानी के हसार में था। आज का वीकेंड कोई बहुत ही क्लासिकल किस्म की ट्रेजिक मूवी साबित हुआ है और फ़हमी मलका जज्बात का रोल अदा करने में 100% कामयाब रही हैं। इफ्तिखार ने हल्के हल्के अंदाज में माहौल का तनाव कम करने की अपनी सी कोशिश की, मगर बाकी दोनों के चेहरे से मुस्कुराहट से आ रही रही। तुम प्लीज़ अपना राग मत अलापो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। फहमीदा ने कड़वा कसीला मुंह बनाया फरजाद की तरफ मुतवज्जो की। तुम्हें मालूम होना चाहिए फरजाद, फ़रहान मेरा इकलौता बेटा, मेरा सबसे कीमती असासा, मेरी तमाम तरह मंगों का मरकज़। मैंने इंतहाई फूंक फूंक कर इसकी शख्सियत के खदोखाल को उभारा। मैंने इसे मुकम्मल पुरअतमाद शख्सियत में ढालने के लिए तमाम तर कोशिशों को आजमाया और मैं ऐसे समझ रही हूँ कि मैं इसमें कामयाब रही हूँ, मगर आज इस छटांग फटकी लड़की ने मेरी तमाम तर मेहनत पर पानी फेर दिया और एक ही हमले में इसकी मजबूत तरीन शख्सियत की बुनियादों को ज़मीन बोस कर दिया। इसे उदास और नाकाम देखकर मेरे अंदर कोई नोहा जन होने लगता है और मैं घबरा जाती हूँ कि अगर इसे इसकी मोहब्बत न मिल सकी तो वो कैसे जी सकेगा। काश मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मैं पलक झपकते इसकी ख्वाहिश पूरी कर देती। वो सांस लिए बगैर बोलती चली गई। इनका और फ़रहान का रिश्ता बहुत अनोखी नौइयत का था। आम माओं की तरह इनमें और फ़रहान में फ़ासला ना था। वो इसकी दोस्त बन गई और ज़िंदगी के हर मामले में इसका साथ देने के लिए तैयार रहती थी। इनकी हर खुशी और गम अपने बेटे से मंसूब था। मैं भी कमा हालत तक थे, बस ट्रैक्टर क्यों नहीं आए बाहर, पता नहीं इनके कौन से ट्रैले हैं, भरते ही नहीं है। इनकी हर खुशी और गम अपने बेटे से मंसूब था। हाय मैं क्या करूँ इसके लिए, कैसे इसे इस मुश्किल से निकालूँ। इन्होंने कहते हुए आंखें मोद ली और सर कुर्सी की पूछ से टका दिया। डोंट वरी फहमी, मैं बात करता हूँ फारी से। वो फैसला कुन अंदाज में उठ खड़ा हुआ। कुछ लम्हों बाद वो फ़रहान के रूबरू थे। फ़रहान बेड पर नीम दराज था, फरजाद भी इसके पास ही बैठ के। इसकी आंखें ढेरों सवाल लिए फरजाद की तरफ उठी। तुम्हारी उम्र कितनी है? फरजाद ने अचानक नज़र उठाकर इसे देखा तो सवाल पर हैरान रह गया। न जाने फरजाद अंकल इसे क्या उगलवाना चाह रहे थे। 24 साल, इसने ना समझते हुए जवाब दे दिया। 24 साल पहले तुम इस दुनिया में आए और तब से अब तक तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने हर पल हर लम्हा तुम्हें कितना चाहा। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को बेइंतहा चाहती है, मगर फहमी के प्यार में तो एक अजीब पागलपन था। हर पल वो डरती थी कि तुम्हें खो ना दे। वो जानती थी कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। मुझे याद है कि एक सैटरडे मैं तुम्हारी तरफ आया, तुम्हें 102 बुखार था और फहमी की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। बिखरे बाल, मतवरम चेहरा, सूजी आंखें, लूटा पुटा सा वजूद। मैं तो खुद इसे देख कर रो पड़ा था। वो सारी रात जागती रही, तुम्हारे माथे पर पट्टियाँ रखती रही, मसल्ला बिछाकर दुआएं करती रही और जब तक तुम्हारा बुखार कम नहीं हुआ इसने पलक नहीं झपकी। फरजाद कहते कहते रुक गए। रुक क्यों गए, बोलिए ना, आपके मुँह से ये सब सुनना अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं अपनी माँ की सब शिद्दतों से वाकिफ़ हूँ। इस लड़की से तुम्हारी शनाई को 24 दिन भी नहीं गुजरे होंगे। तुमने 24 साल पुरानी मोहब्बत को 24 दिन की मोहब्बत के लिए पसपुश में डाल दिया। फरजाद के अल्फाज की संगीन इसके दिल को चरका लगा कि इसने ज़ख्मी निगाहों से फरजाद को देखा। मैं मम्मी को दुख नहीं देना चाहता, सो कोशिश करूँगा खुद को खुश जाहिर करूँ, जबकि खुश रहना मेरे इख्तियार में नहीं। मोहब्बत के पहले मरले पर इंसान इख्तियारी को तो खो देता है। मैंने खुद को बेबसी की इंतहा पर पाया। फ़रहान के खोए खोए से अल्फाज तलवार की नंगी धार बनकर फरजाद की रगों को काटने लगे। वो भी तो इन्हीं के तजर्बात से गुजरे हुए थे। वो न जाने क्यों मुझसे इस कदर गुरेज है। इसके लहजे में मुझे अपने लिए नफरत ही नफरत महसूस होती है। वो मुझे तीसरे दर्जे का घटिया इंसान समझते जो सिल्वर स्क्रीन पर बेहयाई का ड्रामा रचाकर सस्ती शोहरत हासिल करता है। इसके नज़दीक अदाकार का इमेज बहुत घटिया है। इसके चेहरे पर नारासा एक दुख हवेदा था। तुम इसके लिए फ़िल्म लाइन छोड़ सकते हो? फ़िल्म लाइन तो क्या, मैं दुनिया त्याग सकता हूँ। वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं फ़िल्मी दुनिया को खैराबाद कहने का फ़ैसला पहले कर चुका हूँ। बेख्तियार के हिट हो जाने के बाद मेरे पास इस वक्त 5 फिल्में हैं, जिन्हें मुकम्मल करवाने के बाद मेरा ताल्लुक़ इस मसनूई रोशनी से जगमगाती नगरी से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं तुम्हारी बातों की गहराई तक पहुँच रहा हूँ फ़रहान, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यू शुड नॉट वरी। बहरहाल तुम इसे यकीन दिलाओ कि अगर इसे तुम्हारी फिल्मों में काम करना नहीं पसंद तो तुम इसके लिए अपना शानदार फिल्मी कैरियर दाव पर लगा सकते हो, ताकि इसे एहसास हो कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम है। वो इसे किसी बच्चे की तरह समझा रहे थे, वो इसके लिए किस कदर फिक्रमंद थे। फ़रहान मुस्कुरा उठा। मैं कोशिश करूँगा अंकल, मैं अपने चेहरे से गम का ही लेबल उतार फेंकूँ। आपकी बातों से मेरे अंदर नया वलवला, नया जज्बा पैदा हुआ। यू आर अ नाइस गाय, आई एम ग्रेटफुल टू यू। फरजाद ने मुतमिन होकर इसकी पुष्ट पर थपकी दी और दोनों मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। ना तुमको होश रहे और ना मुझको होश रहे, इस कदर टूट कर चाहो कि मुझे पागल कर दो। धीमा सा पुरफसूल लहजा और इस पर मोहब्बत के खजाने लुटाती हुई मखमूर से दिलकश आवाज़। एक लम्हे को तो इसका नाजुक दिल डोल कर रह गया, मगर दूसरे लम्हे इसने खुद पर काबू पा लिया और जारहाना तेवरों से अपने सामने मौजूद 6 फुट से भी ऊंचे लंबे वजूद को देखा, जो मुंतज़िर था कि वो भी कुछ कहे। कोई बात, खुशबू सी, कोई लहजा शबनम सा। इस तरह के घटिया शेर पढ़ कर अगर आप ये समझते कि मेरा दिल जीत लेंगे तो ये आपकी भूल है। इसने तीखे लहजे में का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और जवेरिया को कोसने लगी, जिसने बहाने से शाम की चाय पर इनवाइट कर लिया और फ़रहान अफंदी को भी इसकी आमद की इत्तला कर दी। तभी वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ, इसका सर खाने लगा। ये क्या आप हर वक्त घटिया घटिया के गिरदान करती रहती हैं? मुझ पर आपने कौन सा घटियापन देख लिया मोहतरमा, आप मुझे बता सकती हैं? ना चाहते हुए भी इसका वो तलक सा हो गया। आप सरता पाक घटी हैं, आप हैं क्या एक फिल्मी अदाकार जो हर वक्त रोमांस बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं?
वो तन से बाज ना रह सकी और ना ही अपनी मुस्कुराहट को रोक सकी। फरहान ने शिकायती नज़रों से इसे देखा, इसे लगा जैसे वो इसका मजाक उड़ा रही हो। जो गीत सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मेरा ख्याल नहीं कि तुम इस कदर कज फहम हो। खैर सीधे साधे अल्फाज में सुन लो, मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ आया समझ में? इसने मुस्कुराती हुई सवालिया निगाहों से इसे देखा तो इसने दोबारा चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। न जाने क्या था इन निगाहों में, इसका चीचा कह दे निगाहें हटा लो। अजीब जकड़ने वाली निगाहें थी। मुझसे शादी करोगी? मखमूर सा भराया हुआ लहजा जो हर सूरत इकरार करवाना चाहता था। वो खुद पर जब्त करके बोली, मैं तुम्हारी खातिर फिल्म नगरी छोड़ दूंगा, फिल्मी अदाकार का लेबल उतार फेंकूंगा जिससे तुम्हें नफरत है। जज्बात की शिद्दत का गुमास चट्टानों सा पूरा जम लहजा। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? रहोगे तो तुम वही फिल्मी अदाकार और माजी में फिल्माए हुए रोमांटिक फिल्मी सीन मेरी आंखों के सामने बार बार आएंगे जिससे हमारी ज़िंदगी में तलातम बर्पा हो जाएगा। तुम्हारा शुमार फिर भी 99% मर्दों में होगा। तुम अगर 1% में से होते तो कभी भी फिल्मी दुनिया का रुख ना करते। वो भी ज़िद की पक्की थी। बदगुमानी की इंतहा थी, वह इसके अल्फाज पर दम बखुद रह गए। तुम्हारी मनता की निराली है। क्या ये ज़रूरी है कि फिल्मी अदाकार के करैक्टर में कीड़े पड़े हों? वो बाकिरदार भी हो सकता है। तुम मेरे बारे में पूछ सकती हो, छान पटक कर सकती हो। मेरी ज़िंदगी में दूसरे फिल्मी अदाकारों की तरह शराब और औरत का दूर दूर तक कोई दखल नहीं। इसके अल्फाज में सच्चाई थी मगर बेदर्दी से हंस पड़ी। मुझे क्या पड़ी छानबीन करने की? मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। वो हटीले लहजे में बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। और तेरे वगैरह ने चक के ब्याह करेगा। मुखड़े पे सहरा बांधे आ जाओ आने वाले, चांद सी बन्नो मेरे तेरे हवाले। जब ये लहक लहक कर गा रही थी जबकि इसका दिल चाह रहा था कि उसका सर फाड़ दे। इफ्तिखार महमूद अफंदी और फहमीदा आंटी फहमीदा अफंदी अपने नूरे चश्म के लिए इसका रिश्ता मांगने आए हुए थे। तुम्हें तुम्हारी अम्मी हजूर याद फरमा रही है। शायद तुम्हारे दूल्हा भाई के अब्बा और अम्मी हजूर आपका दीदार खास करना चाह रहे हैं। जवेरिया बेढंगे से लखनऊ अंदाज में शुरू होगी तो वो मुस्कुरा पड़ी। ओके मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। इसके जाने के बाद अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। इसने वसी और इस ड्राइंग रूम में कदम रखा जिसकी तज़ीन और आरइश नहायत दीदा ज़ेब अंदाज में की गई थी। ड्राइंग रूम से बाहर हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। इसने ब्राउन कलर के नरम बेस कारपेट पर कदम रखा तो इसे अपनी वालिद फहमीदा अफंदी और इफ्तिखार महमूद अफंदी के हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आए। लहजा भर को तो वो डगमगा कर रह गई जो वो करने चाह रही थी। इसे धनक रंगों से सजी महफिल की चमक दमक मानित पड़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मगरबी अंदाज की हेलो हाय की बजाय इसने नए अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। दोनों ने बावाज़ बुलंद वालिहाना अंदाज में जवाब दिया। बैठो ना, खड़ी क्यों? फहमीदा अफंदी ने गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया तो वो रस्मी से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई साइड वाले सोफे पर बैठ गई। बुश ग्रीन कलर के ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस बगैर मेकअप के सादा से उल्ले में इंतहाई हसीन लग रही थी। कुछ तो है इसमें कि मेरा बेटा इस पर मर मिटा, वो सोचते हुए मुस्कुराई। अबीरा के हुस्न की सबसे खास बात इसकी साफ़ और शफाफ बेदाग जिल्द थी जिसकी चमक चांद को भी शर्माती थी। इसके सभी रुखसारों पर गुलाबों की सी ताज़गी थी जिसका चेहरा हर किस्म के आलाइश और बनावट से पाक था। वो मुतवातरी से देख रही थी, वो भी इनकी नज़रों को महसूस करी थी। आंटी नेवर माइंड, मैं पूछ सकती हूँ कि आपके आने का मकसद क्या है? इसका लहजा सीधा साधा और सपाट सा था। सबाहत और मोइज़ हुसैन अलवी ने चौंक कर अबीरा की तरफ देखा। मोइज़ हुसैन अलवी के माथे पर नागवारी की शिकनें उभर आई। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। फहमीदा अफंदी के लहजे में तफाकर झलक रहा था। मुझे हैरत है कि फरहान अफंदी ने आपको क्यों भेजा जबकि मैं इससे पेशतर इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी हूँ। फहमीदा इफ्तिखार महमूद अफंदी हैरान जबकि इनके वालिद और वालदा के चेहरों पर 12 बज चुके थे। अपनी बेटी का अंदाज़ गुफ्तगू हरगिज़ निभाया। अबीरा, तुम्हें मेरे बेटे में क्या ख़राबी नज़र आ रही है? इसके तो इस कदर प्रपोजल आए हुए कि मैं उंगलियों पर गिन नहीं सकती और तुम के बगैर सोचे समझे से रिजेक्ट करी हो। तुम नहीं जानती तुम सरासर खसारे का सौदा करी हो। क्या कमी है मेरे फरहान में? क्या वो तलीम याफ़्ता नहीं, खूबसूरत नहीं, आला हसब नसब नहीं रखता, दौलतमंद नहीं है? क्या कमी है इसमें? सूरत की तरह वो सीरत में भी यकता है। फिल्म लाइन में जाने के बावजूद भी किरदार के लिहाज से इसकी रेपुटेशन बहुत साफ सुथरी है। शराब वो नहीं पीता, बाजारी औरतों के पीछे वो नहीं भागता, इसका कोई फिल्मी स्कैंडल कभी अखबार की ज़ीनत नहीं बना। इन तमाम खूबियों के बावजूद भी तुम इनकार करी हो। मुझे सख्त हैरत है। मेरा दिल तुम्हारी अक्ल पर मातम करने को चाह रहा है। लेकिन है तो वो एक फ़िल्मी अदाकार। हमारे माशरे में एक फ़िल्मी अदाकार की हैसियत और वैल्यू है ही क्या? पब्लिक में जाता तो इसे आंखों पर बिठाया जाता है मगर इसे वो इज़्ज़त और तकरीम नहीं दी जाती जिसका हकदार माशरे का आम फ़र्द होता है। मैं एक फ़िल्मी अदाकार की बीवी नहीं कहलाना चाहती। वो एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं थी। मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, दैट्स ऑल। वो कहकर वो रुकी नहीं और ना ही इसने अपने वालदन के फ़क होते चेहरे को देखा और ना ही फरहान के वालदन के खिफ़्फ़त ज़दा चेहरों पर नज़र डालना पसंद किया। इनके जाने के बाद मोइज़ विला में क़यामत बर्पा हो गई। मोइज़ हुसैन अलवी, शहरियार, रोज़ समरोज़ और फहमीदा सब भी इससे खफा थे। तुमने मेरी सारी उम्र की मेहनत और तरबियत एक ही लम्हे में अकारत कर दी। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया तुमने ऐसा? सबा तकरीबन रोते हुए चीख रही थी। मम्मा रिलैक्स, इसने इन्हें कंधों से थाम कर कहा। अब रिलैक्स कहाँ? इन्होंने इसके हाथों को परे झटका। तुम्हारा बाप किस कदर गुस्से में मैं बता नहीं सकती। मैंने बड़ी मुश्किल से इनका गुस्सा ठंडा किया। तुम्हारी वजह से पहली बार अपने शौहर के सामने मेरा सर झुका। इन्होंने मुझ पर तंज के वो तीर बरसाए कि मेरा वजूद तक छलनी हो गया। अगर तुम्हें इनकार ही करना था तो मुझे बाद में बता देती, मैं किसी महज़बाना तरीके से इनकार भिजवा देती, मगर तुमने तो मुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। ज़ाहिर कतार बहते हुए आंसू इनका चेहरा भिगो रहे थे। बस पता नहीं अपने आप को ओवर एफिशिएंट कुड़ी समझी दी बैठी कि मैं पता नहीं बड़ी तोप चीज़ हाँ,
अगले बंदा तो है ही हकीर, तो जिद्दां दा मैं मेरे वगैरह कोई है ही नहीं। ऐसे तो नहीं होता। गरियाजारी से इनकी आंखें सुर्ख अंगारा और थी। इनकी हालत देख कर इसके दिल को कुछ होने लगा। मैं कैसे समझाऊं आपको मामा जी, कैसे कैसे अपना दिल दिखाऊं, कैसे कैसे बताऊं कि मुझे मोहब्बत से नहीं अपना रहा, महज अपनी टूटी हुई अना की तस्कीन चाहता है। मैंने सारे महफिल से जो थप्पड़ मारा था, वो इस थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहता है, अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता है। माँ का नाजुक दिल जैसे किरची किरची होने लगा। बेटा, मुझे तो बहैसियत इंसान वो अच्छा लगा था, मगर शायद तुम इसे मुझसे बेहतर जानती। तुम जो चाहोगी वही होगा। मैं मोइस को समझा लूँगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाऊंगी। बस सब चुप कर जाओ। सबाहत इसे खुद से लगाए चुप कर आ रही थी और इसके दिल के अंदर ढेरों सुकून उतर आया था। नहीं, ये बंदी ओवर एक्टिंग कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है। इसकी ग्रे शिवर लाइट का इंजन गरड़ गरड़ की आवाज़ के साथ खामोश हुआ। इंतहाई दिक्कत के आलम में गाड़ी से उतरी, लेकिन मसरूफ़ शाहरा थी। गाड़ियों का इस्ताम, ट्रैफिक का शोर गुल और फांद फांद की आवाज़ें और ऊपर से गाड़ी की खराबी, सब मिलकर इसे बेजार कर रहे थे। इसने देरी से गाड़ी की डिक्की खोली और चेक करने लगी कि क्या मसला। अचानक इसकी पसली से कोई सख्त चीज़ टकराई। इसने मुड़कर देखा तो स्याह मास्क लगाए एक लंबा तिरंगा शख्स इसके नज़दीक खड़ा था। दहशत और खौफ से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आती जाती गाड़ियों में से झांकते हुए लोग शायद इसे भी किसी एडवेंचर ड्रामा या फिल्म का हिस्सा समझ रहे होंगे। सरेआम इस तरह की दीदादरेरी का मुजाहरा कोई आसान काम नहीं था। चलो खिसको, जल्दी करो, सामने खड़ी सफ़ेद करोला में बैठ जाओ। देर की तो गोली तुम्हारी पसलियाँ तोड़ती हुई निकल जाएगी। वो बदहवासी के आले में आगे बढ़ने लगी। सफ़ेद करोला का बैकडोर खुला। इससे पहले कि वो खौफ से चीख पड़ती, एक सफ़ेद रुमाल इसकी नाक की तरफ बढ़ा। इसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच के वो सर पकड़ के गिरती चलेगी। किसी ने इसे तेजी से कार के अंदर खींच लिया और फिर इसका ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। इस होश आया तो इसने खुद को ज़मीन पर लेटे पाया। इसकी आंखों के सामने अभी तक धुंध सी थी और कनपटियों में दर्द की टीसें उभर रही थी। वो उठकर बैठ के इसका सर चकराया था। काफ़ी देर तक वो यूं ही सर थामे बैठी रही। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों के सामने धुंध छटने लगी और इसकी आंखें देखने के काबिल हुई। इसने सर घुमाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। एक खाली चकोर कमरा था जिस पर मेहरून कारपेट बिछा हुआ था। कारपेट पर 2-3 तकिए थे। इसके अलावा पूरे कमरे में कोई चीज़ नहीं थी। कोई खिड़की नहीं थी, अलबत्ता इसके एन पीछे एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था। इसने देखा सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं, गोया किसी मकान या बंगले का तहखाना था। वो इस तहखाने में कैदी। इसने दिमाग पर जोर डाला। गुज़िश्ता वाक़यात एक फ़िल्म की तरह इसके सामने गुजरने लगे। इसकी गाड़ी का ख़राब होना, इसकी पसली से गन टकराना, इसके मुंह पर रुमाल रखा जाना, एक एक करके तमाम तफसीलात इसे याद आई थी। इसे अगवा कर लिया गया था। वो इस नतीजे पर पहुंची तो इसकी सोचें तक थरा उठी। इसने घबराकर अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। घड़ी 10 बजे आई थी, जबकि इसे 4 से 5 बजे के दौरान अगवा किया गया था। गोया से बेहोश हुए 5 घंटे हो गए थे। या इलाही, ये मेरे साथ क्या हुआ? कौन मुझे अगवा कर सकता है? मैंने किसी का क्या लिया? वो खुद से सवाल करी थी। जवाब में एक डरावनी मुस्कुराहट, लबों पर सजाए फाराना फंदी का चेहरा निगाहों के सामने घूम गया, जिससे कह रहा था, तुम ही तो जिसने मुझसे मेरी अना, मेरी मर्दाना नखरा, मेरा मर्दाना फ़ख्र व गुरूर, मेरी शख्सियत का सामान, मेरा चैन, मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुमसे ऐसा इंतकाम लूँगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। ओह माय गॉड! इसने फिर सर थाम लिया। इसका सर दुख रहा था, मगर अंदर उभरने वाले शदीद तरीन गम गुस्से और इसके अंदर एक अजीब सी कुव्वत पैदा कर दी थी। अचानक सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला और बाहर से एक ट्रे सीढ़ियों पर रख दी गई। वो दौड़कर ऊपर गई, मगर इस वक्त तक दरवाज़ा बंद हो गया था। किसने अगवा कर लिया? मोइज़ विला में इस वक्त क़यामत का समा था। इस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। कल शाम अबीरा को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया और अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं था। कल रात से मोइज़ विला में मातम बरपा था। सबाहत मोइज़ अलवी ने पूरी रात आंखों में काटी। मोइज़ हसैन अलवी को एक चुप सी लग गई थी। इनके अंदर कोई करार रहा था। जवान बेटी को अगवा कर लिया गया था। दूसरों की बेटियों की इज्जत से खेलने वाले की आज अपनी इज्जत नीलाम हो रही थी। इनका स्याह मालनामा आज इन्हें आईना दिखा रहा था। शहरोज़ शहरियार और शमरोज़ सर झुकाए गुमसुम से बैठे थे। सबको ज़मीर की अदालत में कोड़े लग रहे थे। हकीकत का सेब ड्राउनी शक्लें बनाकर इन्हें डरा रहा था। ऐसे तो फिर होता है ना, मकाफात किसी न किसी सूरत इंसान के सामने आता ही है। सुबह के सारे अखबारात ने बड़े तमतराक से मोइज़ हसैन अलवी की दख्तर अजीज़ के अगवा की चटपटी खबर लगाई थी। इनके सारे रिश्तेदार मोइज़ विला के टीवी लाउंज में जमा थे। गाहे बगाहे फ़ोन की घंटियां बज रही थी। लोग अफसोस कर रहे थे। रिश्तेदार, दोस्त सारी फैमिली को दिलासे दे रहे थे, मगर इनकी तिफल तसलियाँ इनके गम को कम नहीं कर सकती थी। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें फट रही हैं कि इसे कौन अगवा कर सकता है। अगर मेरा कोई सियासी हरीफ होता तो अब तक कोई ना कोई मुतालबा सामने आ जाता। अगर इसे तवान के लिए अगवा किया गया तो तब भी अब तक कोई फ़ोन आ जाना चाहिए। जो कोई भी हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। सबाहत ने ज़िंदगी में पहली बार इन्हें इतना दुखी, इतना परेशान देखा था। सारी रात आंखों में कटी थी। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो अपने दामन में इनके लिए एक नई रोशनी समेटे हुए था। दोपहर 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो टीवी लाउंज में बैठे हुए सब लोग चौंक उठे। मोइज़ हुसैन अलवी ने बेताबी से रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ की बात सुनने लगे, फिर फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? सबाहत लपक कर इनकी तरफ बढ़ी। अबीरा की आवाज़ सुनाई गई है और बाद में किसी ने 2.5 करोड़ तावान का मुतालबा किया। कुछ देर बाद फ़ोन दोबारा आएगा। किसी मखसूस जगह पर अनलॉक्ड गाड़ी खड़ी होगी। इसके पिछले दरवाजे में रकम का ब्रीफकेस रखना। जगह का नाम और गाड़ी का नंबर बाद में लिखवाएंगे। वो तफसील से बताते हुए सोफ़े पर बैठ कर तवील सांस खारिज किया। डैड, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए ताकि मुजरिम को कैफरे करदार तक पहुँचा सकें, शमरोज़ ने मशवरा दिया। नहीं, हम पुलिस की मदद नहीं ले सकते। इन्होंने धमकी दी, अगर हमने
पुलिस को मतला किया तो मुझे अपनी बेटी की मशक़शुदा लाश देखने को मिलेगी। इन्होंने झुरझुरी लेकर कहा। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। 2.5 करोड़ की हैसियत ही भला क्या मेरी बेटी के सामने। सबाहत ने हाथ उठाकर कहा। अबीरा हमें कहाँ मिलेगी? शेरोज़ ने परेशानी से पूछा। इनका कहना वो खुद ब खुद कल शाम तक पहुँच जाएगी। तवान कब तक पहुँचाना है? सबाहत ने सवाल किया। कल 11 बजे तक, मोइज़ हुसैन अलवी ने कहा तो सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। अब कल तक इंतज़ार करना होगा, न जाने वक्त कैसे कटेगा। सबाहत ने रोहान सी होकर सोचा। चलो ओंदे तो इन्ने वो उठा रही थी उंगलियां, अब खुद के ऊपर बैठे बैठाए दाग लग गया। अब ये नहीं पता किसको अगवा किसने किया, लेकिन तवान मांगा गया। अब वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। इसने आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देखा। इस शहर से बाहर एक वीरान सी जगह थी। इसके आसपास दरख्तों के झुंड थे। मारे दहशत की इसकी चीखें निकल गई। से याद है कि इसने तहखाने में एक अजीब सी बू महसूस की। इसके बारे से कुछ होश नहीं रहा और अब खुद को ये को तन्हा इस वीराने में पा रही थी। इसके पाँव में जूते नहीं थे। वो यूं ही नंगे पाँव सामने की तरफ भागने लगी। छोटे छोटे कंकर और कांटे इसके पाँव में उलझे, मगर इन सबसे बेनियाज भागती जा रही थी। ये इस पर अल्लाह का खास करम था कि कुछ देर बाद इसे सड़क नजर आ गई। गालबी ये शहर से बाहर जाने वाली सड़क थी। वो सड़क के किनारे पर खड़ी हाँफने लगी। इसकी खुशकिस्मती थी कि इसे दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स जलती हुई नजर आई। शाम के साए फैल रहे थे और इसका नाजुक दिल धक धक कर रहा था। इसने हाथ हिला गाड़ी इसके पास आ रुकी। फ्रंट सीट पर पूर्व कार से मर्द और खातून नजर आई। इसने अपनी सारी कथा सुना डाली। इन्होंने इसे खुश दिली से गाड़ी में बैठने की इजाज़त दे दी क्योंकि वो भी शहर की तरफ जा रहे थे। वो फ़ौरन बैक डोर खोलकर अंदर बैठ गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इन दोनों को इसकी मदद के लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। और यूँ वो अपने घर पहुंची। सब खुशी से भीगे चेहरों से तक रहे थे। आप भी? सबाहत दौड़कर इसकी तरफ बढ़ी और इसे अपने गले से लगा ली। तुम खैरियत से तो? तुम ठीक हो ना? वो बार बार इसे चूम रही थी। अबीरा की झील सी आंखों में दरिया उतरा हुआ था। मैं ठीक हूँ मम्मा, वो भीगे लहजे में कह रही थी। मोइज़ हुसैन अलवी ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। डैड? इसके लबों से बस इतना निकला। इन्होंने नरमी से इसे अपने साथ लगाया। इसके दोनों चचा पुप्पी और दूसरे करीबी रिश्तेदार कज़न सब मौजूद थे और बारी बारी सबसे मिलने लगी। शहरियार शहरोज़ और समरोज़ ने इसके सर पर हाथ रखा। इसे लगा अपने साहिबान तले आके। शहीना ने वालिहाना गर्मजोशी से अपने साथ लगा लिया। इसके कंधों की ओर से इसे जो चेहरा नजर आया इसे देखकर इसे करंट लगा। ये वही चेहरा था जिसे वो देखना नहीं चाहती थी। अल्लाह, फिर तवान ना ला के फिर उधर से एहसान करना कि तू चक के ला गया मैनू। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने नफरत से लब काटे। दुनिया में किसी को किसी से इतनी नफरत नहीं होगी जितनी मुझे तुमसे फरहान अफंदी। तुम क्यों मेरी नज़रों के सामने आते हो? वो एक झटके से शहीना से अलग हुई। जवेरिया, अबीरा को ऊपर ले जाओ। ये शावर लेकर चेंज करे तो इसे ट्रैंकुलाइजर देकर सुला दो। मोइज़ ने जवेरिया के पास आकर कहा तो इसने फ़ौरन अबीरा का बाजू पकड़ा और इसे ऊपर ले गई। अबीरा, कोई बात नहीं करना, शावर ले लो फिर टैबलेट लेकर लेट जाना। रेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जवेरिया ने प्लेट बेड की तरफ साइड टेबल पर रख दी जिस पर पानी का एक गिलास और टैबलेट रखी हुई थी। इसने इस बात में सर हिलाया। इसने जल्दी से शावर लिया, बाहर आकर पानी के साथ टैबलेट निकल लिया, चादर लेकर बेड पर लेट के और आंखें मूंद दी। जब पल के करब से मूंदी हो और सब समझे तुम सोते हो तब मुँह पर तकिया रख लेना और चुपके चुपके रो लेना। ये दुनिया जालिम दुनिया है, ये बात बहुत फैलाएगी। तुम सामने सबके चुप रहना और चुपके चुपके रो लेना। जब बारिश चेहरा धो डाले और अश्क भी बूंदें लगती हों, वो लम्हा हरगिज़ मत खोना और चुपके चुपके रो लेना। पन पलकों से आंसू लरस लरस कर बह रहे थे। इसके अगवा के दिलखराश वाक़े को बीते कई दिन हो गए। 1, 2, 3, 7, शायद 10 दिन। इसे कुछ खबर नहीं थी। वो हर वक्त लबों पर कुफर लगा गुमसुम बैठी रहती थी। ना इसके दिल स्टडी में लगता, ना ही पेंटिंग में। अपने चेहरे पर उदासी और वीरानियाँ लिए वो खुला में किसी नुक्ते पर निगाहें मरकूज़ की न जाने क्या क्या खोजती रहती। गुजरे वाक़यात किसी फिल्म की तरह बार बार इसकी निगाहों में घूमते रहते। रोज़ साख्त बैठी इनका हिसाब करती रहती। कई दफ़ा फरहान अफंदी का फ़ोन भी आया, मगर उसकी आवाज़ सुनकर कुछ कहे बगैर ही रिसीवर रख देती। इसकी आवाज़, इसका चेहरा, इसकी बातें, वो सबसे दूर भागना चाहती थी। कमरे में बैठे बैठे इसका दिल घबरा उठा तो बाहर लॉन में निकला और आसमान की तरफ देखा। नीलगुं आसमान आहिस्ता आहिस्ता सुरमई बादलों के टुकड़ों की ओर ले रहा था। मस्त खराम ठंडी ठंडी हवाएं दिलो जान को मौतर कर रही थी। वही नहीं सोचों के दायरे में घूम रही थी कि किसी ने इसका बाजू पकड़ कर इसे जोर से खींचा। इसने नागवारी से निगाहें उठाई। वो जवेरिया थी। इसके अकब में जैनी कर दी। चलो उठो। जवेरिया ने ज़बरदस्ती से उठाया। किधर? इसने चुपती हुई निगाहें इस पर जमा दी। अभी पता चल जाएगा। इसने इसे दोबारा खींचा तो बादल नाख्वास्ता उठ खड़ी हुई। वो इसे तकरीबन घसीटते हुए बैरूनी गेट से बाहर ले आई। वो हैरत से बारी बारी दोनों का चेहरा देख रही थी। बारूदी ड्राइवर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठा था। गाड़ी चलने के लिए तैयार थी। जवेरिया ने बैक डोर खोलते हुए इसे गाड़ी के अंदर धकेला, खुद भी अंदर बैठ गई। जैनी एक बड़ा सा पैकेट था, मैं इसकी दूसरी तरफ आ बैठी। कुछ ही लम्हों के बाद गाड़ी सुबह खरामी से लाहौर की सड़कों पर दौड़ी थी। हम कहाँ जा रही हैं? अबीरा ने झंझलाकर सवाल किया। देखती जाओ। जवेरिया की नज़रें विंडो स्क्रीन के पार देख रही थी। वो खाद जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। आखिरकार इनकी गाड़ी पार्लर के सामने रुकी तो हैरत से बेहोश होते होते बची से पार्लर के हाल नुमा कमरे में लाकर बिठा दिया गया। एक लड़की नहायत मुस्तैदी महारत से इसके खदोखल संवारने लगी। इसका दिल चाहा यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दे, मगर जवेरिया की तनबीही निगाहें से बहुत कुछ कह रही थी। ये सब आंटी सबाहत के हुक्म पर हो रहा है। जवेरिया ने इसके कानों में हल्की सी खरगोशी की। अब शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि इसे दुल्हन बनाया जा रहा था, मगर इससे पूछे बगैर, इसको बताए बगैर क्या वो इस कदर बेमोल होगी थी कि इसे पूछना तो दरकिनारी से बताना भी पसंद नहीं किया गया। हाँ, क्या अजब, क्या जो ऐसा किया। वो अब एक अगवाशुदा जो होगी थी, इसकी हैसियत 2 टके की हो गई थी। आज शाम 6 बजे घर पर नहाई थी, सादगी से तुम्हारा निकाह हो रहा, समझी कुछ?
सुर्ख रंग का कोरे की कढ़ाई वाला लहंगा सूट पहनकर खूब सज धज कर अपने तन पे बेशकीमत जेवरात सजाए जब वो कदम दमाइने के सामने खड़ी हुई तो जवेरिया इसके कान में बोली। तो वो चौंक कर इसे देखने लगी। मुझे बता तो देते कम से कम, इसने एहतजाज किया। क्या फ़ायदा था बताने का, ये आंटी का कहना है। जवेरिया ने बैग उठाया। ज़रा देखो खुद को, क्या लग रही हो। जवेरिया मुस्कुराई। इसने शौकी नज़रों से खुद को आईने में देखा। इसके नैन नकुश किताबी तो थे, आज इसके हुस्न की नोक पलक यूँ संवारी गई थी कि वो खुद को देखकर दंग रह गई। ये वाकई मैं हूँ। इसकी नज़रें आज खुद इसे सरा रही थी। खूबसूरत मेकअप पर जगमग करती ज्वेलरी ने इसे दिलकश नकुश मज़ीद उजागर कर दिए थे। आज जिसका रूप ही कुछ और था, वो पागल करने की हद तक हसीन लग रही थी। वो कुछ देर पार्लर में बैठी रही, फिर इन्हें गाड़ी लेने आई और वो गोमोगो की कैफियत में मुब्तला मोइज़ बिला के हाल कमरे में पहुंची, जहाँ इसके करीबी अजीज़ और कारब डैड के दोस्त, इसके भाई और भाभी हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ मौजूद थे। इतना कुछ हो गया, मुझे खबर नहीं। हैरानी की लहरों में गुमसुम इसे सोफे पर बिठा दिया गया। किससे हो रहा मेरा निकाह, इसने थक थक करते दिल के साथ पूछा। इधर देखो। जवेरिया ने दूर खड़े शख्स की तरफ इशारा किया। इसने इसी जानिब निगाहें उठाई तो ज़मीन व आसमान इसकी नज़रों में घूम गए। इसकी बसारतें चटक कर रह गई। वो फाराना फंदी था, ग्रेट कलर के टू पीस में मलबूस, अपने चेहरे पर मस्खर करने का नशा लिए वो इसकी जानिब भी देख रहा था। इसने घबरा कर निगाहें झुका ली। अबीरा माई डार्लिंग, फरहान इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। सबाहत का निखरा निखरा जगमगाता चेहरा इसकी तरफ झुका। वो बेयकीनी से देखने लगी। मामूली मामूली बात पर इसका मशवरा लेने वाली ज़िंदगी के सबसे अहम मोड़ पर इसे दगा दे गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था। उठकर अपने कमरे में चली है। सबाहत इसके पीछे। मैं किसी कीमत पर फरहान फंदी से शादी नहीं कर सकती। इसके लहजे में ढूंढने से भी नरमी का तासुर नहीं मिलता था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, सबाहत ने बेबसी से कहा। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। इसका लहजा अटल था। इसके फैसले में किसी किस्म की तरमीम की गुंजाइश नहीं थी। अबीरा, मोइज़ हुसैन अलवी की कड़कदार आवाज़ कमरे में गूंज कर रहेगी। वो इसके कमरे के दरवाजे के दरमियान खड़े थे, नजर आए। तुम बहुत खुदसर और ज़िद्दी लड़की हो जिसे अपने ख़ानदान की इज्जत का कोई पास नहीं, मगर मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। मेरी भी ज़िद्द है कि तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ेगी। वो उंगली उठाकर हतमी अंदाज में बोले तो वह तिल मिला करेगी। हरगिज़ नहीं, मैं मर जाऊँगी मगर इससे शादी नहीं करूँगी। तुम्हें शादी करना पड़ेगी बीरा। इस बार तुम ना कर नहीं सकोगे। इनकार की सूरत में तुम्हें जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका तुम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकती। वो चंद सानियों के लिए रुके और इसे तोलती हुई निगाहों से देखने लगे। क्या मतलब, वो चिढ़कर बोली। सबाहत हैरान परेशान दोनों का मुकालमा सुन रही थी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स कर दूंगा। इन्होंने गोया धमाका कर दिया। अबीरा यकीन न करने वाले अंदाज में इन्हें देख रही थी। इसके दिमाग पर जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा था। डिवोर्स, डिवोर्स। इसके दिमाग में एक ही लफ्ज़ की तकरार होने लगी। सबाहत साख्त खड़ी थी। इन्हें अपनी हस्ती के बेमोल होने का पता था, इसलिए खामोश थी। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं फरहान से शादी कर लूँगी। आप जिससे कहेंगे मैं इससे शादी कर लूँगी, मगर मेरी माँ पर यह जुल्म मत करें ये जुल्म। वो रंधे हुए लहजे में कहते हुए फर्श पर अकड़ो बैठ गई। मोइज़ हसन अलवी कुछ देर तक इसे यूँ रोता देखते रहे, फिर कमरे से निकल गए। अबीरा को मनाने के लिए उन्होंने अपने तरकश का आखिरी तीर आजमा लिया था और इसमें कामयाब रहे थे। दर्द तो बगैरती मारी कामयाब ही होना सी। ये भी अंदाज हमारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। हम तुम्हें जीत कर हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। एक तुम हो के समझते नहीं हम अपना हमको, एक हम है कि तुम्हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। वो अपने वालिदैन के साय में रुखसत होकर इसके संग गाड़ी में बैठी तो इसके कान के पास अपनी मखमूर और दिलकश आवाज़ में गुनगुनाया तो इसके जिस्म का रमा रमा जैसे सुलग उठा। इसने जल्दी हुई निगाहों से अपने पास बैठे फरहान फंदी को देखा, जो अपनी आंखों में दुनिया भर की मोहब्बत समेटे पुरशौक निगाहों से तक रहा था। इसने जलकर चेहरा नीचे कर लिया। इसका निगाह नहायत सादगी से हुआ था, मगर मोइज़ विला के बरक्स फरहान विला में रंगों की बरसात उतरी हुई थी। शाम का धुंध लगा घनेरे बादलों की वजह से अंधेरे में तब्दील हो रहा था जब इसकी गाड़ी फरहान विला के सामने रुकी। बसी और इस बंगला सफ़ेद रोशनी से सजा बक्का नूर लग रहा था। फरहान की कज़न्स ने इन्हें गेट पर रोक लिया और इन पर सुर्ख पत्तियों की बरसात करने लगे। अंदर और ही जहाँ आबाद था। शौक सजे सजाए चेहरे मुस्कुरा रहे थे। खुशबुएं हर सू रोशनी बखेरी थी। हंसी के चहकारे गीतों की ताल से पूरा विला गूंज रहा था। फरहान की कज़न्स की छेड़छाड़ में खुद को बहुत अहमक महसूस करी थी। फिर ना ख़त्म होने वाले अजीबोगरीब रस्में शुरू हो गई। थकन से इसका अंग अंग चूर था। वो चाहती थी अपने कमरे में जाकर आराम करे। आखिर खुदा करके इसे सीनियर चढ़ने का मौका दिया गया। फरहान की कज़न्स इसे बाजुओं से थामकर अंदर ले गई। कमरे में जा बजा सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते रखे गए थे। दरो दीवार को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। मदहोश करने वाली खुशबू से कमरा महक रहा था। वो आराम से बेड पर चढ़कर बैठ के टांगें पसार ली। फरहान बेड पर इसके नज़दीक ही बैठ के और लव के लफ्ज़ से कुंदा गोल्ड का सेट लॉकेट इसकी निगाहों के सामने रह रहा है। इसे क्या कहते हैं भला? हाँ, मुँह दिखाई। मगर मेरी तरफ से तो मोहब्बत का तोहफ़ा है। वह मुस्कुराते हुए गाल में इसे नेकलेस पहना रहे कि इसकी तरफ झुका, मगर इसने फरहान के हाथों से खींच लिया और इसकी जसारत पर हैरान रह गया। उनकी दौरा पे आता नहीं, मैंने लग रहा है तेरा दौरा ही हटेगा ही नहीं। तुमने कहा था मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और मफरूर सिकंदर आज़म तुमने यही किया। हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से मुझे अपनाना चाहा, मैंने हर बार इनकार किया, यहाँ तक कि तुम इंसानियत की सतह से भी गिर गए और मुझे किडनैप करा लिया ताकि तुम्हें अपनाने के सिवा मेरे पास कोई चारा न रहे। फिर तुमने एक और साजिश करी और कामयाब रहे, मगर मेरा भी ये चैलेंज है कि तुम मुझे पाकर भी नहीं पा सकोगे। इसने सुर्ख रंग की चूड़ियाँ उतारकर बेड पर फेंक दी और गुलाबों की पत्तियाँ नोच डाली। फरहान अफंदी साख्त रह गए। मैंने कोई साजिश नहीं की, वो ठोस लहजे में बोला। अच्छा, वो इस्तज़ाई हंसी।
बस में किया ना तो दौरा नहीं हाले लथे। वो बीरा अलवी से बीरा फरहान अफंदी बनकर फरहान विला में आ तो गई थी, मगर दिल में बदगुमानियों का राज था और इनकी मौजूदगी में दिल कभी विला नहीं करते। वो दोनों पास रहकर भी एक दूसरे से कोसों दूर थे। फरहान अफंदी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा था कि अपने और इसके दरमियान फासले को पाट सके, मगर बीरा इसकी हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए डट जाती। फरहान ने फिल्मी लाइन छोड़ दी थी और अपनी ज़ेर तकमील फिल्मों को मुकम्मल करवा के किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर ली थी, मगर बीरा किसी न किसी फिल्मी सीन पर तबसरा करके इसे शर्मसार के बगैर नहीं रहती थी। वो इसे हर वक्त हर पल जिच करने के लिए तैयार रहती थी। इधर या नहीं हट दिया यार अरीशा, ये फिल्मों में बेडरूम सीन कुछ ज़्यादा नहीं दिखाने लगे? और फरहान अफंदी को तो देखो ज़रा, किस कदर हकीकत से करीब अदाकारी करे। मुझे गुमान हो रहा है कि मैं इसकी बीवी नहीं, फिल्म की हीरोइन इसकी बीवी है, वो इसकी कज़न से कहती। और साथ बैठा फरहान अपने फ़क होते चेहरे के साथ इसके दिल के अंदर ठंडक उतार देता। कभी टीवी लाउंज में सब फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठने का मौका मिलता तो जानते बूझते इसकी मूवी लगाने की फरमाइश करती, और जब रोमांटिक फिल्मी सीन शुरू होता तो अपने आप में घट जाता। वो किस कदर अजियत में गुजरता था वो जानती थी, शायद इसलिए ऐसा करती थी। वो इसे कैसे बताता कि इसका अलवज, मगर वो नादान लड़की न जानती थी। कभी रात को देर से वापस आता, यही बेला मकसद लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता तो वापसी पे इसका तबसरा इसकी जान चला कर रख देता। आज कौन सी डेट मार कर आ रहे हो फरहान अफंदी? वो सबर के घूंट पी कर रह जाता, मगर कुछ ना कहता। कुछ ना कहना ही आपको हाथ तो बाहर हुई है, तुम खुद क्या चीज़ हो हैं? जब वह जल्दी घर वापस आता था तो टीवी लाउंज में बेमकसद बैठी रहती और ये बोर प्रोग्राम बड़ी दिलचस्पी से देखती रहती। यहाँ तक 1 या 2 बज जाते तब कमरे में आती, जब इसके ख्याल में वो सो चुका होता, मगर इसे देखकर सोता बन जाता। वो कारपेट पर लेटता तो मजबूरन बेड पर लेट जाती। अबीरा लाख कोशिशों के बावजूद इसके कोई किरदार में कोई खामी तलाश नहीं कर सकी ताकि इसके दिल में तंज के खंजर उतार सके। बाजुकात वो गौर से इसकी आंखों में देखती, जैसे खोज रही हो कि इसने ड्रिंक तो नहीं की, और फरहान को इसकी स्पष्ट करना हरकत पर हंसी आने लगती। इसका बस चलता तो इसके पीछे जासूस लगा देती ताकि इसकी कोई ना कोई कमज़ोरी इसके हाथ आ जाती। वो इसकी लत्ते लेती, मगर ये हसरत ना माम रही। तन्हाई में बैठती तो इसकी जादूगर आंखें से तताने लगती। वही 1% है, वही है, कोई इसके पास सरगोशी करता हरगिज़ नहीं। वो 1% नहीं, अगर होता तो मुझे अगवाना कराता, मुझे रुस्वा नहीं करता। दिमाग तावीले देता तो इसे दुरुस्त लगती। फहमीदा फंदी की बोलती हुई आंखें से बहुत चुबा करती, मगर इन्होंने दोनों के दरमियान मदाखलत कभी नहीं की। वो रवायती सास की इमेज के बिल्कुल बरक्स थी। वो बहुत हमदर्द और मुखलिस खातून थी। कम अज़ कम अपने लिए तो इसने इनके होंठों पर एक खुशगवार सी मुस्कुराहट ही देखी। वो और फरहान एक दूसरे के ज़िद बन चुके थे। दिन ऐसे रंगों बेकैफ गुजरे थे। वो दरवाजे के हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हुई तो हैरत से रह गई। कमरे में बिल्कुल तारीकी थी, मुकम्मल तारीकी। कमरे के वस्त में धरे टेबल पर एक केक था। केक के इर्द गिर्द कैंडल्स जल रही थी और केक के अकब में झांकता फरहान अफंदी का दिलकश चेहरा, इसकी ब्राउन आंखों का वालहानापन इसके दिल के अंदर हलचल मचा गया। कैंडल्स की हल्की हल्की रोशनी में इसके चेहरे का फसूं दो चंद हो रहा था। कैंडल्स की हल्की हल्की रोशनी में इसके चेहरे का फसूं दो चंद हो रहा था। कमरे का रोमान परवर माहौल इसके हवासों पर छाने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। फरहान अफंदी की भारी और पुरफसू आवाज़ ने सकूत में जैसे कंकर फेंके। वो बेतरा चौंकी और जैसे होश में आ गई और फिर से बेहिसी की चादर तान ली। अचानक ही कमरा रोशनी में नहा के काल्बन फरहान ने आगे बढ़कर स्विच ऑन किया था। बेड पर एक बुके कार्ड और गिफ्ट पैक धरा था। इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी? इसने निरूठेपन से कहा। मोहब्बतों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत होती है, वरना वक्त की गर्द से ही धुंधली होने लगती है। इसने फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया तो गहरा सांस लेकर रह गई। ये कार्ड है। फरहान अफंदी ने इसकी निगाहों के सामने कार्ड लहराया। एक गज़ल पढ़ी, अच्छी लगी सो तुम्हें लिख डाली। अगर इजाज़त हो तो पढ़कर सुनाओ। इसने गला खनकारा। इसका दिल चाह कह दे नहीं, मगर वो कह नहीं सकी। खामोशी नीम रजामंदी होती है। वो मुस्कुराकर इसे देखने लगा। कई लम्हे ऐसे बीत गए। इसकी बोलती निगाहों से इसे उलझन हो रही थी। यह हदें ना तोड़ देना, मेरे दायरे में रहना, मुझे अपने दिल में रखना, मेरे हाफजे में रहना। इसके होंठों की सरहदों को पार करते हुए अल्फाज सीधे इसके दिल में छेद करने लगे। कैसा जताने वाला अंदाज था। बड़ी अजीब सी तनबीह थी। इनकी तशनगी को महसूस करके इसे अपना वजूद सोन होता महसूस हुआ। मेरा बोझ खुद उठाना, मेरा करब आप सहना, मेरे ज़ख़म बांट लेना, मेरे रत जगह में रहना। पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें इसकी सभी पेशानी पर नमूदार होने लगी। वो दिलचस्पी से इसके चेहरे के जंगल में गुम था। मेरा हुक्म खुद सुनाना, मेरी महर खुद लगाना, मेरे मशवरे में होना, मेरे हर फैसले में रहना। कभी मंजिलों की सूरत, कभी मेरी दस्तरस से बाहर, कभी संगे मेल बनकर मेरे रास्ते में रहना। मेरे हाथ की लकीरें तेरा नाम बन के चमके, मेरी ख्वाहिशों की खुशबू मेरे जायचे में रहना। वो मुसलसल शेर पढ़ता हुआ इसके दिल का बोझ बढ़ा रहा था। वो क्या कहना चाहता था, वो क्या समझ रही थी? अजब गोरख धंधा था, समझ से बाहर था। टाल फिर तो खुदकुशी कर लाने को समझ आ रहा था। मैंने कभी तुम दोनों के पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं की। अबीरा से कुछ कहूँगी तो इसे मेरी बातें रवायती सासों की तरह लगेंगी और ये इल्ज़ाम मैं अपने साथ लेना नहीं चाहती। तुम मेरे बेटे हो, तुमसे तो तुम्हारे मसले पर डिस्कस कर सकती हूँ। वो फहमीदा फंदी को शब बगैर कहकर जाने लगा तो इन्होंने बाजू से पकड़ के इसे बेड पर बिठा लिया। वाई नॉट? इसने कंधे उचकाए। तुम दोनों अपने दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करो। 10-15 दिन के लिए शुमारी इलाका जाकर टूर रख लो। मरी का गान, नथिया गरी, सवात के खूबसूरत मौसम, शायद तुम एक दूसरे के करीब नज़दीक लें। इसका जी चाह कहते कुर्बत मौसमों की मोहताज नहीं होती, मगर खामोश रहा। इस मौजू पर कुछ कहना सुनना इसे बेकार लगता था
ओके एज़ यू विश, वो मुख्तसन कहकर उठ खड़ा हुआ। वो बेडरूम में पहुंचा तो बत्तियाँ खुल करके सोने की तैयारियों में थी। नीले रंग का 0 बल्ब जल रहा था। अबीरा वही पहले दिन वाला पिंक कलर का सादा सा शलवार सूट जेब किए हुए थी। इसे देख कर इसका दिल कट सा गया। इसका अजनबी बनकर रहना इसे अजाब लगता था। वार्डरोब में बेशुमार नाइटी हैंग की हुई है, तुम वो पहन सकती हो। न जाने किस जज्बे के तहत वो उठा। वो आपकी चॉइस करता लगती है। जब इतनी मुख्तसर और वल्गर है, मुझे पहनकर आपके साथ कोई फिल्मी सीन बंद नहीं करवाना। वो ज़रा तंज पर उतर आई तो उसने आप जनाब करने लगती थी। अबीरा इट्स टू मच, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। वो तो शुरू से इसकी बातें, इसकी हरकतें बर्दाश्त करा था। आज ना जाने किसे एकदम गुस्सा है। 2 चंडा मार रख के आप ही सेट होइएगी। इसे बेड पर बैठते देखकर उठकर जाने लगी तो इसने बारूसी से पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। वो ज़रा खिसक कर बैठ गई। क्या चाहते हो तुम? वो लहजे में बेजारी भरकर बोली। तुम जानती हो। वो भराए हुए लहजे में बोला तो वो घबरा कर दोबारा दूसरी उठ खड़ी हुई। बदहवासी के आलम में बेड की दूसरी तरफ से उतरने की बजाय इसके ऊपर से गुजरने लगी। इसका पाँव फरहान की टांग से उलझ कर वो सीधी इसके सीने पर जा गिरी। मारे हिफ्फत के इसका चेहरा सुर्ख हो गई। ये क्या बदतमीज़ी है? बहाने बहाने से मुझे करीब करना चाहते हो? इसकी बात पर इसी तरह से 440 वोल्ट का करंट लगा। वो उछल कर बैठ कर इसे परे धकेल लिया। व्हाट रबिश, तुम क्या समझती हो? मुझे तुम्हारे नज़दीक होने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत है? तुम मेरी मन कहो अबीरा फाराना फंदी, मैं किसी भी वक्त बगैर रोक टोक के तुम्हारे नज़दीक आ सकता हूँ। मगर अबीरा ये जान लो कि मुझे तुम्हारे दिलकश चेहरे खूबसूरत जिस्म से नहीं, तुम्हारे वजूद के अंदर बसी हुई रूह से मोहब्बत है। आम मर्दों की तरह मुझे अपनी मर्दाना ताकत पर कोई घमंड नहीं जो ज़ोर ज़बरदस्ती तो तुम्हें हासिल कर लो। तुम हर लम्हा मेरी दस्तरस में, मगर तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं 1 इंच भी तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ूंगा। इसके पास इसकी सच्ची खरी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। इसके चेहरे पर मासूमियत का रास्ता यहाँ से वहाँ तक कोई खोट नहीं थे। वो चंद लम्हे से देखता रहा। मम्मी का कहना कि हम इस्लामाबाद मरी हुए हैं। डू यू लाइक टू गो विद मी? वो नरमी से पूछ रहा था। हाँ, वो बस इतना कह पाई। पैकिंग कर लो फिर अपनी। पैकिंग अभी कर लो। इसके कहने पर इसने इस बात में सर हिला और वार्डरोब खोलकर अपने और इसके कपड़े निकालने का इरादा करने लगी। फरहान के कपड़ों का खाना खोलकर वो जामत से खड़ी रही। ये पहला मौका था कोई इसके वाला हिस्सा खोल रही थी। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कौन से कपड़े निकाले। वो यूँ खड़ी रही। रवायती बीवियों की तरह इसने कभी इसके कपड़े निकाल कर इस्त्री नहीं किए थे। वो हमेशा कुछ कहे बगैर खुद ही अपने कपड़े इस्त्री कर लेता था। इसने कभी इस पर रोब नहीं जमाया था। इसे कभी हुक्म देकर बात नहीं की थी। अपनी बदतमीज़ी में बाज़-औक़ात वो हद से गुजर जाती, मगर वो खामोश हो जाता। इसके साथ इसने कभी डांट डपट नहीं की थी। इसके किरदार के बारे में वो दुनिया जहाँ से तस्दीक चाहती थी, जबकि इसकी सबसे बड़ी गवाह वो खुद थी। शब रोज़ इसके साथ तन्हाई में वक्त गुजरता था, मगर इसने कभी अपने इस्तेहकाक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसने इसे वाशकाफ कह दिया। मैं कभी तुमको अपने नज़दीक नहीं आने दूंगी। तुम जीत कर भी हार जाओगे फरहान। हमेशा जीतने वाले सिकंदर आज़म, तुम हार गए। वो इसे तंज के कचौके लगाए बगैर न रहती। वो चुपचाप इसकी बातें सुनता और कोई जवाब न देता। वो सोचती जा रही थी और इसकी ड्रेस देखती जा रही थी। मैं तुम्हारी मुश्किल दूर कर देता हूँ। वो इसके अकब में आकर खड़ा हो गया। हाथ बढ़ाकर मतलूबा कपड़ों वाले हैंगर निकाल दिए। वो सांस रोक के खड़ी रही। इसने अपने और इसके कपड़े बेड पर डाल दिए और बैग तैयार करने लगी। फारिग होकर वो सोने के लिए लेट की। फरहान पहले कारपेट पर दराज हो चुका था। रात यूँ सोते जागते गुजर गई। अगले दिन भरपूर तैयारियों के बाद वो एयरपोर्ट रवाना हुए। फरहान के बाबा और मम्मी एयरपोर्ट तक इन्हें छोड़ने आए थे। वो जहाज़ में सवार हुए और अपनी सीटों की तरफ बढ़े। इन थे जहाज़ जो धक्का दे दे। इस्लामाबाद के तमाम काबिल ज़िक्र मकामात दामने को रावल डैम, बादशाही मस्जिद, करसिए के सारे मकामात 3 दिन में घंगिया डाले। इसके बाद वो कागान रवाना हुए। कागान में झील, सैफुल मलूक का किनारा, नीलगू पानी, बुलंदोबाला को सारों के पीछे नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों के टुकड़ों का झुरमुट। ये सब कुछ एक पेंटिंग का हिस्सा लग रहा था। वो भी फितरतन आर्टिस्ट थी जिसकी इसके हिस्से में सवरी फड़क उठी। वो इस्लामाबाद से पेंटिंग का ज़रूरी सामान खरीद चुकी थी। एजल पर कैनवस लगाकर वो कलर्स हाथ में पकड़े फितरत के नज़ारों में खो गई। इसने कलर्स पर ब्रश चलाया और स्टार्ट लिया। फारहान अफंदी से गहरी नज़रों से पेंटिंग बनाते हुए देख रहा था। अबीरा, क्या तुम मेरी पेंटिंग बनाओगी? एक अजीब पागल सी ख्वाहिश इसके अंदर अंगड़ाइयाँ ले रही थी। इसके लहजे में अजीब सी हसरत बोल रही थी। अबीरा ने लम्हा भर को नज़र उठाकर इसे देखा तो इसकी आंखों में मचलते जज्बों को देखकर सर झुका लिया। तुम्हारी पेंटिंग तो मैंने बनाई थी, तुम्हें मॉडल बनाए बगैर। वो सोच कर रह गई मगर कह नहीं सकी। इनके बीच जैसे सदियों का फासला हायल हो चुका था। किस कदर दीवानगी से इसने हसीन शाहकार के नकूश तराशे थे। अब वो बात कितनी ख्वाब ख्वाब सी लगती थी। और आज वक्त इसे किस दोराहे पर ले आया था। ना नफरत ना मोहब्बत, वो दोनों जज्बों के दरमियान कहीं मौल लगती। तुमने जवाब नहीं दिया, इसने कुरेदा। ज़रूर बनाऊंगी मगर अभी नहीं, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया तो इसे देख कर रह गया। शाम को वॉक के लिए निकले। थक हार कर वहाँ मौजूद बड़े से पत्थरों पर बैठ के। फरहान, कायनात में हर जगह खूबसूरती बिखरी हुई है, बस देखने वाली आंख चाहिए। ज़रा देखो इधर। साफ शफाफ पानी के अंदर मुख्तलिफ रंगों को गोल गोल पत्थर किस कदर हसीन लगते हैं। दिल चाहता कि इनका हुस्न भी कैनवस पर मुंतकिल कर लूँ। वो चुप रहा। इसे हैरत हुई। इसने ज़िंदगी में पहली बार इसे इतनी सुलझ से मुखातिब किया था। लगता था मौसमों के हुस्न ने इसके दिमाग पर अच्छा असर डाला था। या पत्थर दिल लड़की, तुम्हें सिर्फ पत्थरों का हुस्न नजर आता। कभी मेरे दिल में झांको, वहाँ तुम्हें इतना हुस्न नजर आएगा कि गूंग रह जाओगे। दिल की बात जुबान पर न लाना चाहता था, मतलब फ़ायदा ना होगा। इन्होंने सारे शुमाली इलाका जात घूम लिया। मरी की भी खाक छान मारी। वो शाम को खानसपुर पहुँचे। वहाँ इन्हें एक पुराना घिटसा पिटा सा लकड़ी का रेस्ट हाउस ही दस्तयाब हो सका। इन्हें रात वहाँ गुजारनी थी और अगली सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट रवाना हो जाना था।
इनका रेस्ट हाउस बुलंद सतह पर था। वो दोनों ने शिप की तरफ उतरे थे। यहाँ वाकई एक अजीब पागल कर देने वाला सकूत था। वो दोनों बोलते और इनकी आवाज़ की बाज़गश्त गूंज कर रह जाती तो बहुत अजीब सा लगता। फिज़ा में पौधों जंगली फूलों की अजीब अजीब मस्तानी से खुशबू रची बसी भी थी। इस जगह पर एक तरफ ऊंचे पहाड़ और एक तरफ गहरे निशेब थे। इन निशेबों में लंबे बांसों जैसे दरख्त अपनी बहार दिखा रहे थे और इन गहरी वादियों में बंद कलांचे भरते हुए आंखों को बहुत भरे लगते। जंगल का ये पुरसकूत माहौल दोनों के हवासों पर छा गया। वो अपनी अपनी जगह खामोश चल रहे थे कि इनके कदमों तले आने वाले पत्तों की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ भी गूंज रही थी। वो बहुत दूर तक चले गए। फरहान को यहाँ आकर चुप सी लगी थी। जो उदास माहौल इसके अंदर बसता था वैसा ही उदास माहौल यहाँ देखकर वो दंग रह गया। अंदर बाहर के मौसम एक जैसे हो जाए तो शायद इसी तरह चुप लग जाती है। अचानक बांसुरी पर कोई बहुत पुरसोज और दिल के तारों को छेड़ने वाली धुन सुनाई थी। अबीर और फरहान ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। मजीद निशेब में दरख्त के नीचे बैठा कोई बड़ी लगावट से बांसुरी बजा रहा था। वो रेस्ट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो फरहान नीचे खड़ा रह गया। वो मुड़कर इसे देखने लगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर तक आता हूँ। फरहान के दिल अभी इस माहौल में मजीद सांस लेने को चाह रहा था, इसलिए इसने बीरा को ऊपर जाने का कह दिया। हैरानी से इसका चेहरा तकने लगी। इसका दिल अंदर ही अंदर जैसे कट कर रह गया। अकेलेपन के एहसास से निश्चर चुप हो रहा था। शायद माहौल का असर था कि उदासी के साथ साथ खौफ भी महसूस कर रही थी। कमरे में पहुंचकर इसने कमज़ोर नहीफ कुंडी चढ़ा दी, मगर इसके अंदर का खौफ कम नहीं हुआ। वो ज़मीन पर बिछे कपड़े पर कंबल ओढ़कर बैठ गई। वक्त था कि कट नहीं रहा था। इसने अहद रफ्ता को आवाज़ दी। ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा था जब वो इस अजनबी साहिर की मोहब्बत में पोर पोर भीगी हुई थी। फिर इसकी ज़िंदगी में ऐसे मरले भी है कि इससे नफरत करने पर मजबूर होगी। एक ही शख्स से नफरत और इसी से मोहब्बत, वो उलझ कर रह गई। किस कदर अजीब बात थी। इसे पता नहीं चल रहा था कि नफरत और मोहब्बतों के सिलसिले कहाँ आकर मिलते हैं। नफ़रतें भी इससे, मोहब्बतें भी इससे। ये दिल के मामले भी हुआ करते हैं अजीब। ना टूट कर जुड़े, ना जुड़कर कभी टूटे। ये गुर्बतों के फासले भी हुआ करते हैं अजीब। ना खुशियाँ कभी पाएँ, ना चाहते कभी पाएँ। ये हसरतों के अलाव भी हुआ करते हैं अजीब। इसे देखूँ तो ना चाहूँ, तो ना देखूँ तो चाहूँ। ये दिल के फ़ैसले भी हुआ करते हैं अजीब। वो मिले तो ना मिले, वो ना मिले तो मिलने की जुस्तजू करूँ। ये मोहब्बतों के इम्तिहान भी हुआ करते हैं अजीब। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो कांप कर खड़ी हुई, बेकरारी से दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन? मैं, फरहान। मानूसी आवाज़ आई तो न जाने कि उसके दिल की कली खिल उठी। इसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल डाला और बेख्तियारी में तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी, मगर इसके करीब जाकर रुकी। एक अजीब तरह की हिफ़्फ़त ने इसका चेहरा सुर्ख कर दिया। फरहान ने इसे हैरत से इसकी बेसाख्ता हरकत को नोट किया और इसके चेहरे को उतार चढ़ाव कर देखने लगा। फिर इसे बारू से थाम कर अंदर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सर झुका मुजरिमों की तरह बैठी रही। फरहान तकिया उठाकर सोफ़े की तरफ बढ़ गया। वापिस आए कई दिन गुजर गए। इस दिन अलमारी साफ़ करते इत्तफ़ाक़न नबीरा के हाथों फरहान की डायरी लगी, जिसमें अपने मतलब इसकी शिद्दत और चाहत और मोहब्बतों का हाल पढ़कर वह हैरत के समंदर में गोताज़न हो गई। इसी वक्त फरहान कमरे के अंदर आया तो अपनी स्याह डायरी इसके हाथ में देखकर इसे हैरत का झटका लगा। तुमने ये गैर अखलाकी हरकत क्यों की? मेरे सेब से डायरी तुमने क्यों निकाली? वो इस पर बरसी तो पड़ा। वो इसके गुस्से से दहल के रह गई। वैसे पहली बार इस रूप में देख रही थी। मैंने कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की। ये हरकतें तुम्हें ही मुबारक हो। वो तुम्हारे कपड़े के नीचे पड़ी हुई थी। वो बज़ाहिर इसके गुस्से से मरूब हुए बगैर बोली, मगर अपने अंदर वो एक लर्जिश महसूस करी थी। मैंने कौन सी गैर अखलाकी हरकत की है? वो तनक कर बोला। तुमने मुझे अगवा नहीं कराया क्या? इंसान जिससे मोहब्बत करते है उसे बदनामी के घड़े में धक्का देता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें अगवा कराया? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे अगवा नहीं किया? इसके जवाब पर उलट खड़ा कर रह गई। या इलाही, वो कैसे अपनी बेगुनाही का सबूत दे? वो तेज़ कदमों से चलता हुआ कमरे से निकल के बाहर दरवाजे पर फहमीदा फंदी इज़्तिराब की तस्वीर बनी खड़ी थी। वो सर छटक कर आके बढ़ के वो खामोशी से अंदर चली आई। अबीरा? इसने सर उठाकर देखा। फहमीदा रंजीदा चेहरा लिए खड़ी थी। तुम्हारा अगवा मेरी और फरजाद की मिली भगत है। मेरा बेटा इसमें मुलव्वस नहीं। तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो मैं तुम्हें फरजाद के दोस्त की कोठी का वो तहखाना दिखा सकती हूँ जहाँ तुम्हें कैद किया गया था। मगर फरहान फरजाद के दोस्त को जानता तक नहीं। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि फरहान बेगुनाह है। मैंने सिर्फ फरहान की मोहब्बत में अंधी होकर हरकत की, क्योंकि मैं इसे तुम्हारे हिजर की आग में जलता हुआ नहीं देख सकती थी। मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ। अगर मेरी कोई बेटी होती और इसके साथ ऐसा वाक़या होता तो मैं जीते जी मर जाती। मुझे माफ़ कर दो बीरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बाकायदा हाथ जोड़े इसके सामने खड़ी थी। इनके किए हुए इनके शफ़ात ने इसे चकरा कर रख दिया। लो, अम्मा बेगम कितने तक टप गई। आंटी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे गुनाहगार ना करें। इसने इनके जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटी। बेटे की मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। क्या फ़ायदा मेरी इस हरकत का? वो अब भी हसरतों के अलाव में जल रहा, वो बेगुनाह है। इनकी आंखों में आंसू थे। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर लूँगी। इसने इन्हें हौसला दिया। वो तो मुस्कुरा दी। रात को फरहान अपने कमरे में आया तो इसे नज़रअंदाज करके बाथरूम में घुस गया। बाहर है तो सफ़ेद ट्राउज़र और ढीली ढाली टी शर्ट में मलबूस था। वो हस्बे मामूल कारपेट पर तकिया रख कर लेट के और चादर तान ली। वो मुस्कुराई और आगे बढ़कर इसकी चादर खींच ली। वह झंझलाकर उठ खड़ा हुआ इसे कहर बार नज़रों से घूरने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? वो धाड़ा था। तुम्हारी मामा ने मुझे बताया कि वो और फरजाद अंकल मेरे अगवा में मुलव्वस थे। मैं दुरुस्त कहती थी ना? इसने धड़ल्ले से इंकशाफ किया तो फरहान थक से रह गए। वो बेयकीनी इसके चेहरे से यहाँ थी। ये क्या बकवास है? वो गुर्रा है। जाओ अपनी माँ से पूछो जाकर। इसने मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इसने फरहान को ताव दिला। वो तनफन करता कमरे से निकल गया। वो यकीनन फहमीदा फंदी के पास किया होगा ताकि इसकी बात की तस्दीक कर सके। अबीरा को शक था कि माँ बेटे का कोई मुश्तरका ड्रामा ना। वो हकीकत की गहराई तक पहुंचना चाहती थी। वो भी दबे पाँव फरहान के पीछे पीछे चलने लगी। वो पूरी कुव्वत से अपने माँ के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। फहमीदा ने दरवाज़ा खोला तो फरहान चेहरे पर तनाव लिए खड़ा था। इफ्तिखार महमूद अफंदी भी बेड पर संभल कर बैठ गए।
क्या बात है बेटा, तुम इस वक्त इतने ख़तरनाक मूड में? वो इस्तफसार करते। मम्मी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इसका सांस धुनकी की तरह चल रहा था। जज्बात के तलातम ने इसके अंदर बिजलियां भर दी। पूछो, वो कमज़ोर से लहजे बोली। वो जानती थी इंकिशाफात का वक्त है। आपने और अंकल फरजाद ने बीरा को अगवा करवाया था? वो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाई इंतहाई बेकरारी के आलम में खड़ा था। हाँ, वो मुख्तसर बोली और एक ठंडी सांस खारिज की। इनका हाँ फरहान के दिल पर किसी तूफान की तरह बरपा हुआ। इसके पूरे वजूद में आंधियाँ चल रही थी। वो बेयकीनी से इस हस्ती को देख रहा था जिसे वो दुनिया की अजीम तरीन औरत समझता था। वो इस हद तक गिर सकती थी वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बेटा मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया। मैं तुम्हें रोज़ जीते रोज़ मरते में नहीं देख सकती थी, मगर अनजाने में मैंने किसी का नाजुक दिल पारा पारा कर दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत सौंपना चाह रही थी। मेरा ख्याल था कि रुसवाई से घबरा कर वो तुम्हें अपनाने से इनकार नहीं करेगी। अबीरा के अगवा पर इसके घर जो कोहराम मचा, मैंने खुद को पस्तियों में गिरा महसूस किया। मैं खुद को तुम्हारा और अबीरा दोनों का मुजरिम समझती। बेटा हो सके तो अपनी मोहब्बत में मजबूर इस माँ को माफ़ कर देना। फ़हमीदा की आंखों में जलथल हो गया। मम्मी ये आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा? मेरी मोहब्बत में ऐसा क्यों किया? रहने देती मुझे यूँ ही नामुराद। किसी के दिल में मोहब्बत की जो ज़बरदस्ती नहीं जगाई जा सकती। इसके और मेरे दरमियान आज भी सदियों का फासला है जिसे पाटना मेरे बस में नहीं। वो दर्द भरे लहजे में बोलता जा रहा था। मम्मी परसों से आपका वो इमेज जिसे मैं पूछता आ रहा था वो रेज़ा रेज़ा हो गया। मुझे कितने दुख है मम्मी, कितने। किसका मदावा करेंगी आप? वो इनके हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे के पास पीछे खड़ी अबीरा पर आज सारी हकीकत रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो गई। इस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा बेकसूर फरहान था और इसी का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। इस गलतफहमी में रहकर इसने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हे बर्बाद कर दिए और अब वक्त आम पहुँचा था कि वो इनकी तलाफ़ी करे। लौन दी गई। अचानक मिलने वाली खुशी ने इसके चेहरे पर चिरागा सा कर दिया। इसे इसका 1% जो मिल गया था ये वही तो था जिसने अपनी खुशबू से इसके ख्वाब महका दिए। वो मुस्कुराती हुई अंदर चली। कमरे में मौजूद तीनों नफूस ने इसे चौंक कर देखा। ये मोहब्बतें भी अजीब होती हैं फरहान, इंसान से वो सब कुछ करा लेती हैं जिसका तसव्वुर मुमकिन नहीं होता। मम्मी ने तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर अगवा जैसा घिनौना फेल किया, मगर इनका मकसद बुरा नहीं था। वो मोहब्बत पाश लहजे में कहते हुए इनके करीब आकर बोली तो फहमीदा फंदी के लबों पर बड़ी जानदान सी मुस्कुराहट आ गई। कोई किसी का एहतसाब नहीं कर सकता। सबसे बड़ा मुनसफ तो इंसान का अपना ज़मीर होता है। इफ्तिखार महमूद अफंदी संजीदगी से बोले। फरहान ने मोहब्बत से फहमीदा अफंदी के हाथ थाम लिए। इसके दिल में अब भी एक फांसी थी। वो बीरा के हवाले से थी कि वो इससे नफरत करती है, शदीद नफरत, मगर फिर भी इसे जीवन साथी के तौर पर कबूल करने पर मजबूर थी। इसने सोच लिया कि वो मजबूरियों का कोई सौदा नहीं करेगा। वो दोनों ने शब बखैर कहते हुए इनके बेडरूम से बाहर निकला है। वो राहदारी में आए तो फरहान चलते चलते अचानक रुक गया। अबीरा ने सवालिया नज़रों से देखा। अबीरा, आज सारे उक्ते खुल गए कि ना मैं कसूरवार हूँ ना तुम बेगुनाह सूली पर लटका दी गई एक नापसंदा हस्ती के साथ सारी उम्र बिता देना आसान काम नहीं। तुम चाहो तो अब भी रास्ता बदल सकती हो। मैं पेपर तैयार करवा लूँगा। मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपने जिस्मों पर बंद भी नहीं बांध सकता। वो फैसला कुन अंदाज में बोला। आप कुछ भी नहीं कर सकते फरहान महमूद अफंदी। आप तो सही फैसला भी नहीं कर सकते। आप तो किसी के दिल के अंदर भी नहीं झांक सकते। आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। इसकी आवाज़ में नाराज़ी थी। पूरा नावल होगा तेरे के विश्ता हाले भी तेरे के विशी जावेद और फिटे मुँह तेरे थे। क्या मतलब? वो उलझन ज़्यादा लहजे बोला। मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आप बड़े नासमझ हैं। वो शोखी से बोली और इसका हाथ थाम लिया। इसकी इस जसारत पर वो हैरान रह गई। ये हाथ इसके हाथ में, ये कभी इसके दिल की हसरत थी और आज इसने कितने आराम से इसका हाथ थाम लिया। वह हैरानी से इसे तकने लगा। चले मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़े पकड़े गेट की तरफ ले जाने लगी। कहाँ? इस वक्त रात के 11 बजने। वो बखला कर बोला। मैं आपको अगवा नहीं करी और वैसे भी ये लाहौर है जहाँ रातें जागती हैं। वो मानी खेरी से बोली। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे। अबीरा खुद ड्राइव कर रही थी। चौकीदार ने मुस्तैदी से गेट खोला और इनकी गाड़ी आहिस्ती से बाहर निकली। वो नहाई रैश ड्राइव कर रही थी। मोइज़ बिला वो पहुँच कर वो हारन पर हारन देने लगी। फरहान बार बार हैरत से देख रहा था। कुछ बोलना चाहता तो वो होंठों पर उंगली रखकर इसे चुप रहने का इशारा करती थी। वो इस आंख में चोरी से महसूस हो रहा था। गेट कीपर ने गेट खोला तो इसकी गाड़ी रेंगती हुई अंदर चली गई। घर वालों से मिलने की बजाय अबीरा फरहान को घसीटते हुए अपने पेंटिंग रूम में ले आई। फरहान ने हैरानी और मसरत से हाल के तूल और इसको जायज़ा लिया। अबीरा ने फ़ौरन दीवार की अलमारी का पट खोला, कपड़े से ढका हुआ पोर्ट्रेट बाहर निकाला। वो बेताबी से इसके हरकत और सकनात में लाइजा कर रहा था। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना फरहान कि मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाऊँ? ये देखो। इसने कहते हुए कपड़ा खींच लिया। पोर्ट्रेट को देख कर इसकी निगाहों में हैरतों के दिए जल उठे। वो तो इसका अपना पोर्ट्रेट था। स्याह होडा काट के सामने अपने बालों का सवारता बना है सहर अंगेज़ फरहान महमूद अफंदी। वो बेयकीनी से कभी पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था, कभी अबीरा को। ये कब बनाया तुमने? इसके लबों में जंबिश हुई। इस वक्त फरहान जब तुमने मुझे देखा तक नहीं था और मैंने तुम्हें गाड़ी से निकलते हुए देखा था। मैंने इस दिन तुम्हारी गाड़ी का ताक़ुब भी किया ताकि तुम्हें पेंट कर सकूँ, मगर इस दिन मैंने तुम्हारा निशान खो दिया। फिर दिन रात तुम्हें सोचते सोचते तुम्हारा पोर्ट्रेट बना लिया। मेरी मोहब्बत की शिद्दत तो देखो। दिन रात तुम्हें अपनी निगाहों के सामने मुजस्सम देखती थी। इससे बड़ा मोहब्बत का सबूत भला क्या होगा? मैं तो तुमसे पहले तुमको चाहती आ रही हूँ। बोलो अब मैं रास्ता कैसे बदलूँ? कैसे? वो लम्हा लम्हा खुद पर बीतने वाली दास्तान मोहब्बत का वर्क परख खोली थी। इसके इस अचानक और हसीन इंकशाफ ने फरहान के मसरतों के साथ में आसमान पर पहुंचा दिया। वो पहले मुख्तलिफ इंतहाओं पर सफ़र कर चुका था और आज वो खुशी की इंतहा पर था। इसकी आंखों में बेयक मोहब्बतों के दीप जल उठे थे।
इंसान अल्लाह मोहब्बतों को कभी रायगा नहीं जाने देता। इसे आज अपनी सारी रियासतों का फल मिल गया। इसे सामने खड़ी इस लड़की को इसने कितनी शिद्दत से चाहा था, जो इसे मिल तो गई थी मगर इसे पाकर भी नहीं पा सका। कितनी हसरत थी इसे इसके दिल में उतरने की, अपना अक्स इसकी आंखों में देखने की, अपनी मोहब्बत में पागल देखने की, इसे छूने की, इसे पाने की। और आज सारी हसरतें पूरी हो रही थी। कितनी नाकाबिले यकीन बात थी, वो अज़ल से इसकी थी और वो जानता तक नहीं था। वो सोचता जा रहा था, वो अरफ़ की बेखुदी में से तके जा रहा था। इसकी गहरी नज़रों की हिद्दत ने अबीरा का चेहरा गुलाब कर दिया। अब शेर नहीं सुनाओगे? वो शर्मीली मुस्कान होठों पर सजाकर बोली। हाँ क्यों नहीं, वो भी भरपूर अंदाज में मुस्कुराए। अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो कि मैं के सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। ना तुमको होश रहे और ना मुझको होश रहे, इस कदर टूट कर चाहो मुझे पागल कर दो। इसे कंधों से थाम कर इसके कानों के बिल्कुल करीब मखमूर सी आवाज़ में गुनगुनाए तो इसके रुखसारों के गुलाब दहक उठे। ख़ातम शोध। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो नावल है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अच्छा था, बस कुड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ठीक थी वो भी, लेकिन गलत भी थी। वो मुंडा बेचारा तो पीछे आ गया, गवाह अम्मा ने किया और गया पुत्र गया। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर भी। कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। महानूर, आउटस्टैंडिंग एपिसोड, थैंक यू वेरी मच महानूर। अल्ताफ़ अहमद, किसका चैनल है? आपके कोई रिश्तेदार हैं या जानने वाले? रिश्तेदार है, फैमिली में से, मेरी फैमिली में से है किसी का ये चैनल। लाविश सलोन, बहुत अच्छा था, थैंक यू लाविश सलोन। हमाद शाह, बेशक कमाल, बहुत बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग नावल था। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। चौधरी जट, सलाम। यमीना की हिम्मत जो इतने गलत लोगों को बर्दाश्त करती है, वाकई हिम्मत तो उसने वाकई बहुत दिखाई है। थैंक यू चौधरी जट। चौधरी जट, बहुत बहुत अच्छा एपिसोड था, थैंक यू चौधरी जट। तुरबीना तौफीक, ऑसम नावल, थैंक यू तुरबीना। आयशा आसिफ, डियर रीच नावल अच्छा था, थैंक्स, वेलकम डियर आयशा आसिफ। महानूर, जो हुक्म आपका, थैंक यू वेरी मच महानूर। मिनाहिल ने दिल भेजे हैं, थैंक यू मिनाहिल। ज़ैनब अशरफ, नाइस नावल, थैंक यू ज़ैनब अशरफ। तैयबा अशरफ, वालेकुम अस्सलाम, आपकी नावल बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच तैयबा। ज़ैनब अशरफ, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब अशरफ। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अमरीन काशिफ, नाइस नावल, थैंक यू अमरीन काशिफ। अलॉन ग्रेट, क्या पीर कामिल और आब हयात आपने रीड किया? अगर किया है तो क्या लिंक मिल सकता है? जी मैंने इसको रीड किया, बट आब हयात तो नहीं अभी मैंने अपलोड किया। मैंने अपने दूसरे वाले चैनल के ऊपर ना पीर कामिल दे दिया है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह उसका भी लिंक भेज देती हूँ, रुक जाए। थैंक यू अलॉन। ज़ैनब अशरफ, नाइस नावल, थैंक यू ज़ैनब अशरफ। तुरबीना तौफीक, नाइस, थैंक यू तुरबीना। फ़रा यासिर, नाइस, थैंक यू फ़रा यासिर, सॉरी, थैंक यू फ़रा यासिर। तुरबीना तौफीक, नाइस नावल, थैंक यू तुरबीना। मिनाहिल, बहुत ज़बरदस्त है नावल, थैंक यू मिनाहिल। महानूर, नावल बहुत अच्छा है, बट हमारी हीरोइन इस्लाम को फॉलो करने का मतलब रूड होना थोड़ी होता है। बात तो सही कहा आपने, थैंक यू महानूर। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आज का नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।